हेलो, जय हिंद, नमस्कार एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रारंभ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग अपने चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे। ये एक चैप्टर बहुत ही बड़ा लेंदी चैप्टर है जिसमें कई सारे वॉर्स को डिस्कस किया गया है। अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत पे कॉन्क्वेस्ट किया था वो तरीकों को यहां पर डिस्कस किया गया है। बेसिकली वॉर और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। तो आज हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको पहले पूरा चैप्टर का जिस्ट यहां पर क्लियर कर दूंगा। मेरे यहां पर हैंड रिटन नोट्स भी हैं, सो आप उसको फॉलो करिए। थोड़ा हम जल्दी पिकअप करेंगे इस चीज़ों को, है ना। और नोट्स आपके पास हैं जिसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से निकाल लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज इससे एक प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। उस पहले वाले वीडियो में मैंने टेलीग्राम का क्यूआर लगा रखा है, या फिर मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो वहां पर आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाले चैप्टर में मैंने आपको यही डिस्कस किया था कि जब ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट भारत पे होता है तब उस वक्त भारत की सिचुएशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है। एंड आई डिस्कस्ड कि उसमें कई सारे इंटरनल चैलेंजेस भी उस वक्त होते हैं भारत के सामने, कई सारे एक्सटर्नल चैलेंज भी होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मुगलों के सामने एक्सटर्नल चैलेंज के नाम पे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली को हमने डिस्कस किया था। और हम इंटरनल चैलेंज की बात कर रहे थे, तो हम देख रहे थे किस प्रकार से भारत में अलग अलग यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उनका राइज हो रहा था। खास तौर से हमने बात करी थी मराठास की, हम देख रहे थे सिखों को, जाट्स, इस तरह के स्टेट्स यहां पर उदय हो रहे थे। देन उसके बाद हमने इसके सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी उसको डिस्कस किया था। अब आज का जो चैप्टर है वो क्या डिस्कस करता है, वो बताता है एस्टैब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। नाउ ब्रिटिशर्स अब भारत में आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 तक उन लोग ने सारी अपनी पावर्स को, जितने भी उनके कॉम्पिटिटर्स थे सबको एलिमिनेट कर दिया था। यानी कि डच भी एलिमिनेट हो गए थे, फिर उसके बाद हमने देखा पोर्चुगीज भी एलिमिनेट हो गए, एंड फाइनली फ्रेंच भी एलिमिनेट हो जाते हैं, जो आपकी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी होती है। चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा कि जब वो अब अकेले हैं इंडिया के अंदर, तो उस वक्त भारत में जो और अंदर अंदर इंटरनली जो स्टेट्स का उदय हो रहा है, हम वो देख रहे थे, वो डिस्कस कर रहे थे। साथ ही में जो उसके बाद लेटर मुगल्स थे, यानी कि जो वीक थे औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल्स आते हैं उनको हम लेटर मुगल्स कहते हैं, हमने उनके बारे में डिस्कस किया था। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अंग्रेज अब आ चुके हैं, वो कैसे अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। अब जब ये चैप्टर की शुरुआत होती है तो इस चैप्टर में आप स्पेक्ट्रम बुक में देखोगे तो बेसिकली 2 क्वेश्चंस के साथ शुरुआत होती है। 2 उसमें टॉपिक्स दिए गए हैं, एक्चुअली वो 2 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे। एक टॉपिक है कि वाज द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एक्सीडेंटल या फिर इंटेंशनल। एक ही सवाल आता है कि भाई क्या जो ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट किया था भारत के ऊपर, क्या वो एक्सीडेंटल था, मतलब उनका कोई इंटेंशन नहीं था इंडिया को कैप्चर करने का और एक्सीडेंटली उन्होंने कैप्चर कर लिया, या फिर वो इंटेंशन था कि ब्रिटिशर्स पहले से ये चीज दिमाग बना के आए थे कि हमको इंडिया को कैप्चर करना है। तो देखिए, इसमें दोनों तरफ से कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। जो लोग इस फेवर में हैं कि ये एक्सीडेंटल था, यानी कि ऑब्वियस सी बात है जो ब्रिटिशर्स होंगे उनका ये थ्योरम है कि भाई ये एक्सीडेंटल यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट ब्रिटिश ने किया था। और उसमें यहाँ पर यही कहानी दी गई कि भाई ब्रिटिशर्स आए तो ट्रेड करने के लिए थे। अब जब वो यहाँ ट्रेड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके ट्रेड पर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए, कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगे, किसी प्रकार की अड़चने ना आए, तो उनको कई बार ऐसा करना पड़ गया कि उनको अपने ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए दूसरे वाले, सामने वाली पार्टी को कैप्चर करना पड़ गया, उसको अपने कंट्रोल में करना पड़ गया, और फिर उसकी टेरिटरी को भी अपने कंट्रोल में करना पड़ गया। कई जगह ये भी तर्क दिए गए कि भाई ब्रिटिशर्स मान लीजिए ट्रेड कर रहे हैं, तो अब चूंकि फॉरेन पावर्स भी आ रही थी, फ्रेंच भी थे और भी अदर पावर्स है, तो कहीं वो भारत के लोगों के ऊपर अटैक न कर दे, इसलिए एक तरह से भारत के लोगों को बचाया गया, यानी कि इंडिया के जो रूलर्स थे उनको बचाया गया। किससे? अदर फॉरेन पावर से। और इस प्रकार ब्रिटिशर्स ने जो है उनकी भारत की जो टेरिटरीज है उसे कैप्चर किया। तो इस प्रकार की यहाँ पर थ्योरम दी गई है। दूसरा एस्पेक्ट ये कहता है कि नहीं, ब्रिटिशर्स तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दे हैड द इंटेंशन कि वो भारत के ऊपर कब्जा ही करना चाहते थे, है ना। और हम लोग इस चीज को देखते भी हैं कि जब पहले वो आते हैं एज ट्रेडर्स, है ना, वो एज ट्रेडर्स आते हैं इंडिया में, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अपना पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट इंडिया के अंदर करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन होता है। दूसरा सवाल जो यहाँ पर इस किताब में आपके स्पेक्ट्रम चैप्टर के अंदर है कि एक्चुअली हम कब मान सकते हैं कि ब्रिटिश का रूल कब से स्टार्ट होता है। तो देखो, यहाँ पर अलग अलग बातें भी यहाँ इस पैराग्राफ में भी लिखी हुई हैं। आपको 3 ऐसे यहाँ पर ईयर्स कोट किए गए। एक 1740 का ईयर है, ये वो टाइम है जब एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, आप देखोगे उसके अराउंड यहाँ पर चीज़ें चल रही थी। और एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का एक टाइम है जब ये माना जाता है कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इंडिया में स्टार्ट हो गया था।
1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी हैं, हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट 1757 के बाद स्टार्ट हुआ, और कुछ ऐसे यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं, हिस्टोरियंस हैं जो कहते हैं कि नहीं, 1761 यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद ही यहाँ पर ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट जो है वो शुरू हुआ। तो ये अलग अलग डेट्स हैं, अलग अलग एक तरह से पर्सपेक्टिव है लोगों के। तो ये कि ऐसी चीज़ है जो हम आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं और डेफिनेटली इसके सबके अलग अलग व्यूज यहाँ पर होंगे। हम अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं। तो अब बात यहां पर यह आती है कि ब्रिटिश जो है वो सक्सेसफुल क्यों हुए इंडिया में, वाई द ब्रिटिशर्स वे सक्सेसफुल इन इंडिया। हमने कई सारी लड़ाइयां देखी, हमने यहाँ पर हमने बैटल ऑफ प्लासी देखा, हमने बैटल ऑफ बक्सर देखा, उसके बाद कई सारी लड़ाइयां वो लगातार इंडिया में लड़ते हैं। बैटल ऑफ आप देखोगे एंग्लो मराठा वॉर्स हो गया, एंग्लो मैसूर वॉर हो गया, एंग्लो सिख वॉर हो गया। तो यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन यही है कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया। तो अपन को बस यहाँ पर पॉइंटर्स थोड़े बहुत जानने हैं, ये आपके एग्जाम में आप इसको ऐसे एक्सप्लेन भी कर दोगे तो इट इज मोर देन इनफ और आपके लिए इतना इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट होगा। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि जो आर्म्स थे, जो मिलिट्री और जो स्ट्रैटेजी ब्रिटिशर्स की थी वो इंडियन से ज्यादा सुपीरियर थी, वो ज्यादा बेटर, अब हमसे बेटर वो आर्म्स रखते थे हमसे बेटर उनकी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी और इनकी मिलिट्री भी हमसे बेहतर होती थी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो किस प्रकार के ये लोग यहाँ पर आर्म्स रखते थे, किस प्रकार के इनके एम्यूनिशंस होते थे, एंड डेफिनेटली ये जो है वो इंडियन से काफ़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पर हुआ करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न ये है कि ब्रिटिशर्स क्यों सक्सेसफुल हुए इंडिया में आके, तो इसका पहला रीज़न हो गया कि उनके आर्म्स, उनकी मिलिट्री और उनकी स्ट्रैटेजी हमसे सुपीरियर होती थी। नंबर 2 अगर हम बात करेंगे तो उनकी जो मिलिट्री थी वो बड़ी डिसिप्लिन मिलिट्री थी। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर बोल दिया कि ऐसा करना है तो वैसा ही करना है, और यहाँ हमारी जो मिलिट्री होती थी वो डिसिप्लिन नहीं है। पता चला सुबह कभी कभी मतलब इतना डिसिप्लिन है नहीं है, सो ऑब्वियसली बहुत मैटर करता है ना। आपके लाइफ में भी एक एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका क्या डिसिप्लिन लाइफ रहा कि नहीं रहा। और यहाँ पर तो आर्मी के लिए या फिर किसी बैटल को जीतना है, कोई लड़ाई जीतनी है, कोई आप बड़े मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हो तो डिसिप्लिन ऑलवेज मैटर, और मिलिट्री यहाँ पर डिसिप्लिन भारत की यहाँ पर नहीं थी। और रेगुलर सैलरी इंडिया के अंदर बड़ी मुश्किल बात थी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम लोग रेगुलर सैलरी जो है वो नहीं दे पाते थे, और उसके बजाय उसके एवज में हम क्या देखते थे कि कभी लैंड ग्रांट कर दिया गया है ना, कभी कुछ कर दिया गया। कभी कभी ऐसा होता था कि सैलरी होती नहीं है तो दूसरे देश के ऊपर या दूसरे स्टेट के ऊपर चढ़ाई करी जाती थी, उसको बैटल में हराया जाता था और उससे जो वॉर बूटी मिलती थी वो अपने लोगों में बांट दी जाती थी। तो ये भी होता था। बट अंग्रेजों की जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी उसमें प्रॉपर एक सैलरी सिस्टम होता था, और जब भी आप किसी को सैलरी लगातार दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो व्यक्ति आपके लिए काफी लॉयल रहेगा। तो ब्रिटिश सोल्जर्स जो है वो लॉयल रहे क्योंकि उनको कंटिन्यूसली आप देखोगे तो रेगुलर सैलरी उनको यहाँ पर मिलती रही। तो ये भी एक रीजन हो गया जिस वजह से ब्रिटिश का सक्सेस हमको देखने को मिलता है। थर्ड है सिविल, यहाँ पर देखोगे डिसिप्लिन, फेयर सिलेक्शन सिस्टम। तो आपको डिसिप्लिन देखने को मिलता है। अगेन यहां पर हमें फेयर सिलेक्शन सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि हम देखेंगे कि अगर कोई भी ब्रिटिश की आर्मी में अगर आता था तो वो एक सिस्टम, एक फेयर मेरिट सिस्टम की बेसिस पे आता था। उसका सिलेक्शन उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से होता था। अगर वो कैपेबल है, वो इतना यहाँ पर उसके अंदर पोटेंशियल है, तभी उसको अपनी आर्मी में ब्रिटिशर्स रखते थे। लेकिन इंडिया की जो इंडियन आर्मी थी, या फिर हम कह सकते हैं जो भारत की उस वक्त जो मुगल थे, या फिर जो भी भारत के अंदर जो छोटे छोटे स्टेट्स भी हुआ करते थे, उनकी जो आर्मी थी उसमें जो अपॉइंटमेंट्स एक तरीके से बड़े सोच सिफारिश से हो जाते थे, है ना। लोग अपने अपने लोगों को रख लेते थे। तो मेरिट सिस्टम बेसिकली इंडिया की आर्मी की तरफ नहीं चल रहा था, जबकि ब्रिटिशर्स की आर्मी के अंदर एक फेयर सिलेक्शन सिस्टम था, जिसकी वजह से उनको जो सोल्जर्स मिले काफी पोटेंशियल और कैपेबल सोल्जर्स मिलते हैं, और जो उनको काफी बेनिफिट पहुंचाते हैं लड़ाई में। ठीक है। नंबर 4 ब्रिलियंट लीडरशिप, और साथ में सपोर्ट ऑफ सेकंड लाइन लीडर्स। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों अंग्रेज यहां पर जीतते हैं। पहला पॉइंट तो है ब्रिलियंट लीडरशिप। ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट कि बहुत सारे लीडर जो ब्रिटिशर्स के थे वो बहुत ब्रिलियंट थे। हम बात चाहे करें रॉबर्ट क्लाइव की, हम बात चाहे करें वॉरेन हेस्टिंग्स की, हम बात चाहे करें मुनरो की, किसी की बात भी करें तो ये ब्रिलियंट लीडर्स थे जो इनको यहाँ पर ब्रिटिश की आर्मी को, ब्रिटिशर्स को काफी अच्छे तरीके से लीड कर रहे थे। नो डाउट इंडिया के पास भी बहुत अच्छे अच्छे थे, है ना। हम चाहे बात करें मराठास की, हम चाहे बात करें मैसूर में टीपू सुल्तान, हैदर अली की बात करें, तो हम किसी की बात करें तो इंडिया में भी लीडर्स की कैपेबिलिटीज पर शक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पॉइंट या डिफरेंस वहां पर आ गया जब सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स की बात करें, यानी कि ये जो टॉप नॉच लीडर्स थे दोनों तरफ के, उनको जो सपोर्टिंग लेयर में जो बैठे हुए थे वो इंडिया की तरफ कम थे, इनके पास अच्छे थे। जैसे हम बात करेंगे कि आप देखो कि सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स में
अब अंग्रेजों की तरफ से आयर कूट की बात करेंगे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कैपेबल सेकंड लाइन ऑफ लीडर थे, है ना। यानी कि अगर लीडरशिप में थोड़ी कमी आ गई है या लीडरशिप अगर थोड़ा सा डगमगा रही है तो सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स ने काफी सपोर्ट किया, या फिर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फर्स्ट लाइन ऑफ लीडर्स अगर सपोर्ट या कुछ बता नहीं पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाए टाइमली, तो सेकंड लीडर्स इतने केपेबल इनफ थे कि वो सही डिसीजन ले पाते थे। बट इंडिया की तरफ से या भारत के स्टेट्स की तरफ से या फिर हम इंडिया की उस वक्त की बात करें तो इतने सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स जो है वो हमारे पास नहीं थे। टीपू सुल्तान है, हैदर अली है, मराठास हैं, बट उनको असिस्ट करने वाले नीचे वो वहां पर कैपेबल नहीं थे, एंड दैट इज वाई हम यहाँ पर पीछे हो गए। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप, ऑब्वियसली बात है अंग्रेजों के पास खूब पैसा था, जो कंपनी यहाँ पर आई थी वो खूब पैसा कमा रही थी, और जाहिर सी बात है कि इंग्लैंड के अंदर भी ऑलरेडी उनके खूब फाइनेंसेस अच्छे थे, एंड दैट इज वाई दे हैड अ गुड फाइनेंशियल बैकअप। और जब फाइनेंशियल बैकअप अच्छा था तो वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर पाते थे लड़ाइयों में, वॉर में, बैटल में, और इसी वजह से वो भारत वो अब आगे निकल जाते थे। फिर उसके बाद नेशनलिस्ट प्राइड। अब ये नेशनलिस्ट प्राइड का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए ये चीज मैं यहां पर आपको मेंशन कर सकता हूं, नेशनलिस्ट प्राइड एंड इकोनॉमिकली थ्राइविंग ब्रिटिश पीपल। तो अब ब्रिटिश लोग जो थे वो थोड़े मटेरियलिस्टिक हो चुके थे। मटेरियलिस्टिक मतलब दे हैड द ज़ील कि हमें और चाहिए, हमें और चीजें जीतनी है, राइट। लेकिन यहां पर आप देखोगे द लैक ऑफ मटेरियलिस्टिक विजन अमंग द इंडियंस, ये था। मतलब हम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं थे, हमें बहुत ज्यादा चीजें अचीव करने का कुछ ज्यादा वो नहीं था कि हम करें ही करें, ठीक है। तो इस वजह से भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं हम जो है यहाँ पर पीछे हो जाते हैं। और यहाँ पर जो ब्रिलियंट लीडर्स की बात कर रहा था, एग्जाम्पल देखिए कई सारे लिखे हुए हैं, क्लाइव हो गया, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया, एल्फिंस्टोन, मुनरो, मार्क्वेस ऑफ डलहौजी एक्सेट्रा, ये सब आपके ब्रिलियंट लीडर्स थे। और इनकी अगर हम सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स की बात करें तो सर आयर कूट हो गया, लॉर्ड लेक, आर्थर वेलेस्ली, ये सब इनके सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में लीडर्स थे जो कि बहुत अच्छे थे। हमारे इंडिया के लीडर्स भी बड़े कॉम्पिटेंट थे, जैसे मैंने आपको हैदर अली का नाम बताया, टीपू सुल्तान का हो गया, चिन किलिच खान हो गया, देन मधु राव सिंधिया, यशवंत राव होलकर, दे वर द वेरी कॉम्पिटेंट रूलर्स। लेकिन But the point is that we lacked the team of second line of trained personals, वो हमारे पास नहीं थे, और इसी वजह से ब्रिटिशर्स हमसे जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर आगे होते थे। तो आई होप ये आपको सारे रीजंस यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेस, क्यों ब्रिटिश का सक्सेस हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इसको आप एज इट इज मेरे टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ये नोट्स आपके लिए इनफ सफिशिएंट होंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग पूरी स्पेक्ट्रम को यहाँ पर कवर कर ही रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज है जो मैं आपको यहाँ क्रक्स में लिख रहा हूँ, और एक्चुअली आपको किताब के अंदर इस प्रकार से नहीं मिलेगा। ये किताब में आपको 10-15 पेजेस में ऊपर नीचे मिलेंगे, बट यहाँ पर एक मैंने आपको जिस्ट देने की कोशिश करी है कि इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में आपको ब्रिटिश की कॉन्क्वेस्ट के मेथड्स के बारे में भी डिस्कस किया, ये थोड़ा आपको एनालाइज करना है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कॉन्क्वेस्ट किया, कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के ऊपर जाके कॉन्क्वेस्ट किया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर दो तरीके थे। एक तरीका था वॉर का, यानी कि जहाँ पर स्ट्रेट ऑन वो लड़ाई लड़ते थे और चीज़ों को या स्टेट्स को कैप्चर कर लेते थे, या स्टेट बोलूँ या फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो मुगलों के जो उसके बाद यहाँ पर आपके इंडिपेंडेंट स्टेट्स निकल आए थे ना, आज़ाद हो रहे थे, तो वही इंडिपेंडेंट स्टेट्स को कैसे उन्होंने यहाँ कैप्चर किया। और दूसरा इनका था एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में क्या, एक आता है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, दूसरा है सब्सिडरी अलायंस, और तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो जहां जहां वो लड़ाई नहीं लड़े और उनको लगा कि नहीं दूसरा मेथड कोई होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम मैसूर की बात करेंगे तो वहां देखेंगे कि वहां सब्सिडरी अलायंस फिर आखिरी में इम्पोज कर दिया गया। तो या तो उन्होंने कब्जा किया एक वॉर के थ्रू, फिजिकल वॉर लड़ी गई और उनको डिफीट करके इंडिपेंडेंट स्टेट्स को अपने कंट्रोल में लिया, या फिर दूसरा तरीका था एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका, जहां पर उन्होंने कोई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के या फिर सब्सिडरी अलायंस को लगाकर या फिर पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस के थ्रू उन्होंने यहां पर हमारे ऊपर कॉन्क्वेस्ट किया है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे यहां पर वॉर के थ्रू तो कई सारे यहां पर स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे हम बंगाल के बारे में बात करेंगे, हम यहां पर मैसूर के बारे में बात करेंगे, हमें मराठा, सिख और हम इस तरह से सिंध की बात करेंगे। तो ये हमारे इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स दिए गए हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर बंगाल की कॉन्क्वेस्ट तक ही सीमित करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर बेस अपने बना रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम लोग इनको टेकअप कर लेंगे। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल जब हमें पढ़ना है तो जाहिर सी बात है कि भाई कंपनी पहले बंगाल क्यों मूव करती है वो देखेंगे, बंगाल में ऐसे क्या फायदे थे वो समझेंगे, और फिर उसके बाद फाइनली ऑफ कोर्स बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, है ना, जो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी होगी डिटेल से, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर्स, देन एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो सिख वॉर्स, और इस एंग्लो सिख वॉर से पहले हम लोग कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध को भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अनुसार, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर का थोड़ा आउटलुक हो गया, आउटलाइन हो गया। अच्छा, इतना ही नहीं, चैप्टर के अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वंस वी हैव डेल्ट विद द वॉर्स एंड वी हैव डेल्ट विद द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज,
यहाँ ये भी कुछ तरीका था जहां अंग्रेज जो है अपना होल्ड जमा रहे थे। जैसे अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत के नेबरिंग जो कंट्रीज थे, नेबरिंग स्टेट जो थे, उनसे बड़े अच्छे संबंध बना के रखे। जैसे हम बात करते हैं एंग्लो भूटानीज रिलेशन कैसे थे, हम वो समझेंगे, है ना। एंग्लो नेपालीज रिलेशन कैसे थे वो देखेंगे, एंग्लो बर्मा रिलेशन, एंग्लो तिब्बत और एंग्लो अफगान। तो भारत के जो अगल बगल के स्टेट्स थे ना, उनसे भी इन्होंने रिलेशन बना के रखे थे ताकि एक बफर स्टेट की तरह ये काम करते रहें और इंडिया का कंट्रोल, जो अंग्रेजों का कंट्रोल जो है वो थोड़ा थोड़ा बाहर तक भी फैलता रहे। तो इनको भी यहां पर इस चैप्टर के अंदर हमको डिस्कस करना है। नाउ कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। अब बात शुरू करते हैं, हम लोग बंगाल की कहानी शुरू करते हैं कि कैसे यहां पर चीजें शुरू हुई। तो पहला सवाल तो यही आता है कि कंपनी जो है, आपने देखा हमने जब चैप्टर इससे पहले वाला पढ़ रहे थे, थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था एंग्लो कर्नाटक वॉर चल रही थी, राइट। हमने देखा था फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक वॉर बैटल ऑफ सैंडथोम थी, फिर उसके बाद बैटल ऑफ अंबर देखी, सेकंड एंग्लो कर्नाटक वॉर, फिर हमें थर्ड एंग्लो कर्नाटक वॉर, जिसको एंग्लो फ्रेंच राइवलरी भी कहते हैं, बैटल ऑफ वांडी वॉश थी। तो हमने ये 3 बैटल्स देखी थी और ये कहीं ना कहीं साउथ में हो रही थी। बट सवाल यही है कि जब चीजें साउथ में चल रही थी, सो वाई कंपनी टुक अ लीप फ्रॉम कर्नाटक टू बंगाल। कंपनी कर्नाटक में थी तो बंगाल में क्यों आ गई, बंगाल में क्या करने आ गई, ऐसा क्या हुआ कि बंगाल में शिफ्ट करने के लिए मतलब उनको मजा आ गया। पहला पॉइंट देखिए यहां पर क्या है, बंगाल था प्रॉस्परस, बंगाल बहुत प्रॉस्परस था। फिर उसके बाद इसमें पॉइंटर्स हैं, थोड़ा देख लीजिए क्या क्या कैसे कह सकते हैं बंगाल प्रॉस्परस था। एक तो बहुत नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं, दूसरा बंगाल वाज वेरी क्लोज टू द गोल्डन लैंड। जब मैं बोलता हूं गोल्डन लैंड, मतलब जो आपका इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वाले आइलैंड्स हैं जहां पर बहुत स्पाइसेस एंड ऑल दीज थिंग्स मिलते हैं, उससे बड़ी प्रॉक्सिमिटी थी बंगाल की, एंड दैट इज वाई अच्छा ट्रेड वहां पर होगा। जब अच्छा ट्रेड होगा तो बंगाल ऑटोमेटिकली जो है वो प्रॉस्परस हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट्स टू यूरोप, तो जो बहुत सारी चीजें हैं भारत के अंदर थी, जैसे हम यहाँ पर सॉल्ट पेपर, हम यहाँ पर सॉल्ट की बात, हम जैसे पेपर की बात करेंगे, हम स्पाइसेस की बात करेंगे, हम और भी बहुत सारे टेक्सटाइल्स की बात करेंगे, वो सब चीजें जो हैं वो हमारे इंडिया से वो यूरोप जा रहा था, एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। और इस वजह से बंगाल में बहुत सारा पैसा जो है वो आता था। तो पहला रीजन क्यों कर्नाटक से ये लोग बंगाल की तरफ जंप मारते हैं अंग्रेज, वो इसलिए मारते हैं क्योंकि बंगाल एक बहुत ही प्रॉस्परस एरिया है। दूसरी बात यहां पर यह है कि पूरा कंट्री में एक तरफ जहां पर मराठास भी हैं, जाट भी हैं, मैसूर भी है, त्रावणकोर भी है, कर्नाटक भी है, अवध भी है, देन सिख भी हैं। तो कंट्री में छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं एंड दे आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, यानी कि इंटर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। हमने देखा किस प्रकार से हैदराबाद और मराठास और मैसूर ये सब आपस में लड़ते हैं, लेकिन बंगाल इन सबसे काफ़ी दूर रहता है और इसलिए जो इंटरनल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं या इंटरनल जो आपके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उससे बंगाल काफ़ी दूर रहा, एंड ये एक बंगाल को यहाँ पर एडवांटेज दिया। दूसरा, यहाँ पर बंगाल के अंदर ट्रेटर्स बहुत थे, यानी कि ऐसे लोग जो बगावत कर देंगे, मीर जाफर जैसे लोग थे, और अंग्रेजों को ऐसे लोगों की सख्त जरूरत थी ताकि वो अपना पासा आसानी से फेंक सकें। फिर उसके बाद बंगाल क्यों आए, क्योंकि 1651 से लेकर 1717 के बीच में आप इस पीरियड में देखोगे कि बंगाल में कंपनी ने या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट यहां पर ग्रो कर लिया था। अब एक बात समझ में आ रही होगी कि भाई ये जो सारी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी थी वो और बाद तक चली, है ना। वो आपको देखोगा कि आपको देखेगा 1739 में भी है, 1748 में भी है, 49 में भी है, 1760 में भी है, थर्ड बैटल ऑफ वांडी वॉश। लेकिन आप देखो कि उससे पहले, फ्रेंच को एलिमिनेट करने से पहले ही इस पर्टिकुलर पीरियड में कंपनी ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश कंपनी ने अपना बहुत सारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट बंगाल के अंदर बना लिया था, बहुत सारा हम कह सकते हैं इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी बंगाल के अंदर बना लिया था। अब ये लाइन थोड़ा मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी कि इसका क्या मतलब हुआ। कंपनी ने पॉलिटिकल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट डेवलप किया बंगाल में इस पर्टिकुलर पीरियड में। जब सब कुछ चल रहा है तो कंपनी अपना यहाँ पर इंटरेस्ट बना रही है। क्या इंटरेस्ट है, जरा एक बार इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ कि 1651 से लेकर 1717 तक पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट ब्रिटिशर्स ने क्या यहाँ पर बनाए, तो पहला पॉइंट मैं बोलूंगा कि देखिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट कैसे आएगा, जब आप वहां की किसी पॉलिटी पे कंट्रोल कर लोगे, है ना, जब आप वहां के एरिया पे कंट्रोल करोगे, आपका कंट्रोल आ जाएगा। और वो कैसे होगा, अब धीरे धीरे पॉलिटिकल इंटरेस्ट कैसे बन रहा है, आपने फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। देखो 1630s के अराउंड आप देखोगे तो ऑलरेडी जो ब्रिटिशर्स हैं वो वहां पर फैक्ट्रीज स्टैब्लिश कर रहे थे, जैसे कि बालासोर में हो गया, कासिम बाजार में हो गया, मुर्शिदाबाद में हो गया, डक्का में हो गया, पटना में हो गया। सो यू विल फाइंड कि इन सब जगह कंपनीज अपनी जो फैक्ट्रीज हैं वो स्टैब्लिश कर रही हैं। स्पेक्ट्रम में वर्ड यूज किया गया है फैक्ट्रीज। देखो, अब आप ये सोचोगे कि आपने तो हमेशा भी पढ़ा है कि फैक्ट्री जो है, जो फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी वो बंगाल में जो हुई थी वो हुगली रिवर पे हुई थी, है ना, हुगली 1651 में। तो सवाल यही आता है कि सर
इसमें और इसमें फर्क क्या है? देखो एक्चुअली क्या है ना, ये परमानेंट फैक्ट्री बोली जाती है। ये एक्चुअली इट इज कॉल्ड टू, इट इज सेड टू बी द फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री। ये जो फैक्ट्री उससे पहले से बन रही थी, 1630 से बन रही थी, ये फैक्ट्री एक्चुअली परमानेंट नेचर की नहीं थी। हम ये कह सकते हैं ये एक प्रकार के ट्रेडिंग आउटपोस्ट हुआ करते थे अंग्रेजों के, ठीक है। बट यस, धीरे धीरे अब पॉलिटिकल इंटरेस्ट बन रहा था। 1630s के अराउंड हमने देखा कि बालासोर, कासिम बाजार, ढाका या पटना, इन सब जगह अंग्रेजों का ट्रेडिंग आउटपोस्ट बनना शुरू हो गए थे। उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और धीरे धीरे 1651 आते आते उन्होंने अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री बंगाल में स्टैब्लिश कर दी थी, रिवर हुगली पे, इन 1651। तो यहां पर इस प्रकार से कंपनी ने पॉलिटिकल इंटरेस्ट डेवलप कर लिया। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया, यानी कि पैसे के मामले कैसे इंटरेस्ट डेवलप किया? देखो यहां पर शुजा, हु इज द सन ऑफ शाहजहां, तो बेसिकली वो जो गवर्नर ऑफ बंगाल भी था शुजा, उसने क्या किया, उसने कंपनी को अलाउ कर दिया कि आप बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं। और किस उसके बदले क्या लिया? 3000 रुपए एनुअल पेमेंट के चलते उसने ये कह दिया कि ठीक है, कंपनी से कह दिया कि आप बंगाल में फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, बदले में मुझे सालाना आपको 3000 रुपए देने होंगे, या फिर इसका कन्वर्जन करेंगे तो आई थिंक समथिंग 350 यूरोस के आसपास जो है वो बनता है। तो ये एक कन्वर्जन था। बट द पॉइंट इज कि सिर्फ इतना 3000 रुपए पेमेंट करके कंपनी जो है बंगाल में फ्रीली ट्रेड कर रही थी, और इसके बदले कंपनी जो अपने यहाँ बंगाल से एक्सपोर्ट करके ले जा रही थी इंग्लैंड वापस, वो बहुत बड़ा नंबर था, है ना। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि भाई 350 यूरोस के आसपास अगर जो है वो पैसे मिल रहे थे यहाँ पर औरंगजेब के लड़के को, इसने जो अलाउ किया था, उसके बदले कंपनी जो है वो 50,000 यूरोस के आसपास जो है बिजनेस करके ले जा रही थी। तो कंपनी को कहीं से भी घाटा नहीं था। एक बहुत ही मीगर और बहुत ही छोटा अमाउंट वो यहाँ के गवर्नर बंगाल को देकर वो पूरा यहाँ से ट्रेड कर रहे थे। तो इस प्रकार से कंपनी का इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है ना, कि सिर्फ 3000 रुपए का पेमेंट किया, एनुअल पेमेंट, और इसके बदले हमें यहाँ पर गवर्नर ने अलाउ कर दिया है कि आप फ्रीली ट्रेड करिए। इसके अलावा एक चीज और हुई 1698 में। 1698 में आप देखोगे कि अजीम शान जो गवर्नर ऑफ बंगाल इस वक्त थे, उसने यहाँ पर जमींदारी राइट्स दे दिया था। किसको? अंग्रेज को। कौन कौन से विलेजेस के? 3 विलेजेस के जमींदारी राइट्स दे दिए गए थे। एक है आपका गोविंदपुर, दूसरा है आपका सूतनती और तीसरा आपका कालीकट। ये 3 विलेजेस के जमींदारी राइट्स जो है वो गवर्नर ऑफ बंगाल ने अंग्रेजों को दे दिए थे। तो एक प्रकार से इस धीरे धीरे आप देखो कैसे यहाँ पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंपनी का बढ़ता जा रहा है ना। हमने देखा कि कैसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट बढ़ा, कंपनी ने अपनी फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। 1630s के अराउंड से उनके ट्रेडिंग पोस्ट बनना शुरू हो गए थे, और फिर उसके बाद हमने देखा कि 1651 में फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो स्टैब्लिश हो जाती है बंगाल में अराउंड हुगली रिवर, ठीक है। फिर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे कि 3000 रुपए के पेमेंट के साथ बंगाल में फ्रीली ट्रेड करो, और दूसरा यहाँ पर जमींदारी राइट जो है 3 गांव के, गोविंदपुरी, सूतनती और कालीकट, इनके जमींदारी राइट जो है वो अंग्रेजों को मिल जाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे यहाँ पर इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है या इकोनॉमिक जो कंट्रोल है वो कंपनी जो है वो स्थापित करती जा रही है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है, दैट इज 1717 में ही, है ना। मैंने 2 चीज बोली, 1651 यानी कि फर्स्ट फैक्ट्री हुगली में आ गई, लेकिन उससे पहले भी कुछ चीजें हो रही थी। एंड देन 1717 यू विल फाइंड फर्रुख सियार ने जो है एक बहुत बड़ा गिफ्ट वो दे दिया अंग्रेजों को, और वो सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी चूक थी, और वो था दस्तक, यानी कि राइट टू इशू पासेस। अब क्या होता था कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ गुड्स हैं, अब अगर वो एक्सपोर्ट होकर बाहर जाने हैं तो जाहिर सी बात है कि उसे कौन ले जाएगा। इसके लिए कंपनी क्या कर रही है ना कि एक पास इशू कर रही है। मान लीजिए ये जो पास होता था ना, ये कंपनी के गुड्स के लिए होता था, कंपनी के ही लिए होता था, ठीक है, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं होता था। तो कंपनी के पास वो है, यानी कि यहाँ फर्रुख सियार ने दस्तक दे दिया कि भैया ठीक है, दस्तक, ये राइट टू इशू द पास आपके पास है, कंपनी के पास है। तो कंपनी क्या कर रही है, बोल दिया कि दस्तक, ये लाइट्स का कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया कि ठीक है, गुड्स लेके निकल जाओ, कोई रोके टोकेगा नहीं। तो गुड्स निकल गए। बट द पॉइंट इज, हुआ ये, कंपनी यही चीज अपने इंडिविजुअल जो उनके एम्प्लॉइज थे उनके लिए भी जारी करने लग गई। तो हर आदमी कंपनी का लोकल एम्प्लॉय जो था, इंडिविजुअल एम्प्लॉय, वो भी गुड्स को ले लेकर बाहर इंडिया से निकल रहा था। एंड दिस वाज द ड्रेन ऑफ, एक तरह से यहाँ पर ड्रेन शुरू हो गया इंडिया के वेल्थ का। एक तरह से बहुत ज्यादा लॉस ऑफ रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर अब भारत के रूलर्स को यहाँ पर होने लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं धीरे धीरे कंपनी ने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो बंगाल के अंदर बनाना स्टार्ट कर दिया था। नाउ 1700 के आसपास हमने देखा कि मुर्शीद कुली खान ही सिट्स ऑन द थ्रोन, और मुर्शीद कुली खान जो है वो दीवान ऑफ बंगाल होता है ना, दीवान ऑफ बंगाल होता है, और वो 7 सालों के आसपास यहाँ पर रूल करते हैं, ठीक है। 27 सालों तक रूल करता है, 1700 से लेकर 1727 तक मुर्शीद कुली खान इज ऑन द थ्रोन। 1727 में आप देखोगे उसकी डेथ हो जाती है, और वहां से शुजाउद्दीन जो कि इसका साला होता है, मुर्शीद कुली खान का सन इन लॉ है,
सॉरी सन इन लॉ है, इनफैक्ट दामाद हो गया, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान का सन इन लॉ सजाउद्दीन जो है वो गद्दी बैठता है 1727 में, और वो 1739 तक रूल करता है। लेकिन इसके बाद सरफराज गद्दी पे बैठा, और ये मुर्शिद कुली खान का लड़का था जो 1739 से लेकर एक साल 1740 तक रूल किया। बट 1714 में अलीवर्दी खान ने ही सरफराज खान को मारकर गद्दी पे बैठ गया, ठीक है। अलीवर्दी खान जो है ये 1740 पे गद्दी बैठा, एंड ही इज रूलिंग टिल 1756, यानी कि जब सिराजुद्दौला का टाइम आने वाला है। तो अलीवर्दी खान 1740 में गद्दी बैठा, 1756 तक वो रूल करता है। और अपने उस पीरियड में आप देखोगे तो ये बंगाल का जो दीवान था वो अब वो मुगल एम्परर को भी ट्रिब्यूट पे नहीं कर रहा है ना। तो ये एक समथिंग है कि बंगाल का एम्परर अपने आप को इंडिपेंडेंट यहां पर एक तरह से चला रहा है। बट आपको पता है कि हमारे जो हम मुगलों की बात करते हैं तो मुगल के बादशाह अभी भी चल रहे थे, लेटर मुगल्स थे, याद करिए, है ना। लेटर मुगल अभी भी चल रहे हैं, लेकिन ये बंगाल का जो यहाँ पर नवाब है वो अपने इंडिपेंडेंटली अपने आप को यहाँ पर एक्ट कर रहा है ना। मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में ही बताया था कि भाई नवंबर 1857 तक टेक्निकली आप देखोगे तो मुगल थे। जब हम देखेंगे कि बहादुर शाह जफर जो है वो उस वक्त लास्ट में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम जो है वहाँ पर मुगल के एक तरह से लास्ट ऑफ द मुगल रूलर्स की तरह वो एम्परर की तरह लीड करके आगे बढ़ते हैं। बट एनीवे यहाँ पर अलीवर्दी खान जो है अब वो एक तरह का डिफरेंट स्टांस ले रहा है और वो मुगल एम्परर को भी ट्रिब्यूट नहीं पे कर रहा है, ठीक है। और अलीवर्दी खान के इस 15 साल के टाइम पीरियड में जो उसने रूल किया उसमें वो मराठा से भी लड़ाई लड़ रहा है, और इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने देखा अच्छा बंगाल और मराठा आपस में लड़ रहे हैं तो इसका फायदा डेफिनेटली यहाँ पर तीसरी पार्टी उठाएगी, और अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। अंग्रेजों ने यहाँ बहुत सारे रिलैक्सेशन इस टाइम पीरियड में मांगना शुरू कर दिए थे। बट आप देखोगे कि उनको फिर भी बहुत ज़्यादा सक्सेस अंग्रेजों को नहीं मिली टिल अलीवर्दी खान इज देयर। तो यहाँ पर कुछ कंक्लूसिव लाइंस है जो आपको यहाँ पर जाननी चाहिए, लेकिन उससे पहले एक बार अलीवर्दी खान की हम बात कर लेते हैं कि उसने क्या क्या किया। देखो मैंने आपको बताया ना कि 1740 में वो गद्दी बैठता है, ठीक है। 1741 में अलीवर्दी खान हु वाज बेसिकली द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार, राइट, किल्ड द नवाब ऑफ बंगाल। अब सरफराज को उसने मार दिया। जो इससे पहले यहाँ पर जो लड़का था बेसिकली आपने अभी देखा था ना, ये देखिए, ये जो आप देख रहे थे कि सरफराज खान इज बेसिकली द सन ऑफ मुर्शिद कुली खान, तो इसको अलीवर्दी खान ने मार दिया और उसके बाद वो गद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है, गद्दी पे बैठ जाता है, राइट। तो एक बैटल में सरफराज खान मारा गया एंड सर्टिफाइड हिज ओन पोजीशन एज द न्यू सूबेदार ऑफ बंगाल, और फिर अलीवर्दी खान ने अपने आप को नया बंगाल यहां पर घोषित कर दिया। एंड बाय कैसे, उसने यहां पर पैसा दे दिया, लार्ज सम ऑफ मनी टू द मुगल एम्परर मोहम्मद शाह। अब आप समझिए यहां पर मोहम्मद शाह रंगीला था, याद करिए मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद शाह रंगीला 1739 में ही इज फाइटिंग द बैटल ऑफ करनाल अगेंस्ट नादिर शाह, और मैंने आपको बताया था कि उस बैटल में हार जाता है। एंड देन नादिर और ये मोहम्मद शाह रंगीला एक्चुअली 1748 तक जो है वो रूल कहीं ना कहीं करता है। तो इस वक्त पे जब यहाँ पर सरफराज खान को मार दिया अलीवर्दी खान ने, तो फिर अपने आप को उसने नवाब बनाने के लिए उसने मुगल बादशाह, उस वक्त का मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को पैसे भेजे कि हम बादशाह बनेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे। मुगल बादशाह ने यहाँ पर मान ली उसकी बात, एंड देन ही इज नाउ सिटिंग ऑन द थ्रोन। अलीवर्दी खान 15 साल यहाँ पर रूल करता है, ड्यूरिंग विच ही फॉट ऑफ द मराठास। अब इसी टाइम पीरियड में वो मराठा से भी लड़ रहा है। नाउ इंग्लिश इस चीज का एडवांटेज लेता है, जैसा मैंने आपको बोला जब भी आप दो लोग ऐसे फाइट करे होंगे, इंग्लिश ने इसका एडवांटेज लिया ऑफ द मराठा इंकर्जन्स इन बंगाल। अब बंगाल में मराठाओं के इंकर्जन्स हो रहे हैं। अब देखिए सिचुएशन को कि भाई बंगाल में मराठाओं का यहाँ पर क्या हो रहा है, इंकर्जन हो रहा है, ठीक है, मराठा चढ़ाई कर रहे हैं बंगाल के ऊपर। तो ऐसे में ऑब्वियसली बात है कि जो बंगाल है वो बिजी है मराठा के साथ। तो ऐसे में अंग्रेजों ने क्या किया, ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द नवाब टू डिग अ डिच एंड थ्रू अप एन एंट्रेंचमेंट अराउंड देयर सेटलमेंट ऑफ फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम के अराउंड आप देखोगे तो एक गड्ढा करेंगे हम और फिर एक एंट्रेंचमेंट डाल देंगे। होता नहीं है कि भाई किला है और किले के जो चारों तरफ गड्ढा है, तो इतना आसान नहीं है आपके लिए घुसना, और रास्ते और एक ही खाली वो लकड़ी का पल्ला होता है जिस पे आप चल के निकल के जा सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी परमिशन ले ली। अब ये वो टाइम पीरियड है जब नवाब ऑलरेडी बिजी है मराठा के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। तो लेटर अलीवर्दी खान जब तक इस बात को रियलाइज करता कि क्या क्या हो रहा है, और ये रियलाइज करता कि भाई अंग्रेज जो है वो साउथ में बड़ी बड़ी पावर्स को, फ्रेंच तक को हरा चुके हैं इस वक्त, तो अब अलीवर्दी खान को लगा कि नहीं, अंग्रेज की पावर बढ़ रही है और अब वो उसको एलिमिनेट करना चाहता था। लेकिन इससे पहले वो एलिमिनेट करता, अलीवर्दी खान की खुद डेथ हो जाती है 1756 में, और इसके बाद गद्दी बैठता है सिराजुद्दौला, ठीक है। So later अलीवर्दी खान्स apprehensions were drawn to the कर्नाटक रीजन। कर्नाटक रीजन में देखा उसने क्या रे, इस वक्त तो भाई यहाँ पर जो अंग्रेज हैं उन्होंने फ्रेंच को भी हरा दिया है और अंग्रेजों की पावर बढ़ रही है। Where the European companies had usurped all power,
ऑन रियलाइजिंग दिस, जब तक अलीवर्दी खान को रियलाइज हुआ, ही वॉज अर्ज टू एक्सपेल द यूरोपियंस, अब वो चाहता था कि इन यूरोपियंस को खत्म करो बंगाल से, हमें बंगाल में यूरोपियंस नहीं चाहिए तब, लेकिन इट वॉज लेट, ही डाइड इन अप्रैल 1756 और इसके बाद वॉज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन। अब इसके बाद अलीवर्दी खान का ही यहाँ पर ग्रैंडसन गद्दी पर बैठता है एंड हिज नेम इज सिराज उद दौला। ये एक्चुअली आप देखोगे ही इज द सन ऑफ अलीवर्दीज यंगेस्ट डॉटर, तो एक तरह का नाती होता है ये, अलीवर्दी खान की जो यंगेस्ट डॉटर होती है उसका लड़का होता है यहाँ पर सिराजुद्दौला, जो बेसिकली अब यहाँ पर गद्दी पे बैठता है। आई होप द पॉइंट इज गेटिंग क्रिस्टल क्लियर कि सिराजुद्दौला यहाँ पर गद्दी पे 1756 में बैठ रहा है, तो वो नाती है अलीवर्दी खान का, ठीक है। अब यहाँ से हम जरा देखेंगे तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, इस पॉइंट को समझिए कि भाई आप देखोगे तो जितने भी अभी तक हमने नवाबों की बात करी, मुर्शीद कुली खान से लेकर हमने फिर इसके बाद देखा सजाउद्दीन, फिर हमने सरफराज खान को देखा, फिर हमने अलीवर्दी खान को देखा, तो जितने भी यहाँ पर बंगाल के यहाँ पर नवाब थे, ठीक है, गवर्नर्स थे बंगाल के, वो सभी लोग ब्रिटिशर्स के जो प्रिविलेजेस थे उनको रिसेंट कर रहे थे कि नहीं, अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को ये प्रिविलेज नहीं मिलने चाहिए। सारे बंगाल के जो यहाँ पर गवर्नर्स थे सभी लोग इस चीज को निगेट कर रहे थे, है ना। सो फ्रॉम मुर्शीद कुली खान टू अलीवर्दी खान, बंगाल वाज अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ द बंगाल वाज अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ द नवाब्स ऑफ बंगाल, है ना। मुर्शीद कुली खान से लेकर अलीवर्दी खान तक ये सारे नवाबों के बीच में आप देखोगे तो बंगाल जो है वो अभी अच्छे कंट्रोल में है, किसके, बंगाल ऑफ नवाब ऑफ बंगाल्स के। लेकिन जब अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जब सिराजुद्दौला गद्दी बैठा तब सिचुएशन चेंज हो गई, क्योंकि सिराजुद्दौला आप देखोगे तो वो एक बहुत ही यंग एक यहाँ पर रूलर है, यूथ है उसके अंदर, यूथपना है ना, लड़प्पन है, और फिर साथ ही में बहुत एनर्जेटिक है। लेकिन उसकी दिक्कत ये थी कि वो इनएक्सपीरियंस था, उसकी दिक्कत ये थी कि वो इल टेम्परामेंट का आदमी था, टेम्परामेंट नहीं था उसके पास। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है किसी भी क्रिकेटर के अंदर, आपके अंदर टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए, है ना। यानी कि आप जिस स्टेज ऑफ गेम में खेल रहे हो, अगर आप पावर प्ले में खेल रहे हो तो अकॉर्डिंगली आप खेल पाओ, आप मिड ओवर्स में खेल रहे हो, आपको पता है वी आर चेजिंग और हमारे पास इतना टारगेट है तो मुझे रिस्की शॉट्स नहीं मारने हैं, वो टेम्परामेंट होता है, आप प्रेशर कैसे झेलते हो, वो एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है ना, और वही खिलाड़ी क्रिकेट टीम के अंदर फिर आगे बढ़ता है। बट द पॉइंट यहाँ पर भी यही चीज थी कि वो यंग था, बहुत बढ़िया बात है, ही इज अ यूथ प्लेयर, ही इज यंग प्लेयर, वेरी गुड, ही इज वेरी मच एनर्जेटिक, बहुत बढ़िया, बट ही इज लैकिंग एक्सपीरियंस। और जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो अब जरूरी है कि आप अपना टेम्परामेंट दिखाओ, है ना, क्योंकि आप तभी एक्सपीरियंस तो कहीं से आएगा नहीं पहले से, वो तो खेल खेल के ही आएगा। तो एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, टेम्परामेंट तो होना चाहिए, बट उसके पास सिराजुद्दौला के पास टेम्परामेंट भी नहीं था। ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो खुद से ही लड़ रहा था कि वो वॉज वेरी मच इल टेम्परामेंट वाला आदमी। तो सिराजुद्दौला 1756 में गद्दी में बैठा तो उसके सामने यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस थे वो हमको पॉइंटर्स से पता होने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके स्पेक्ट्रम बुक के अंदर ऐसी ही लिखी हुई है, मतलब नॉट ऐसे ही, बट मैंने उन पॉइंट्स को तोड़ मरोड़ के यहाँ पर रखा हुआ है। आप रीड करोगे लाइन बाय लाइन तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इन पॉइंट्स को खुद ब्रेक किया है। ये मेरे आपको सेल्फ नोट्स देखने को मिलेंगे, आई थिंक। तो इस पे यहाँ पर मुझे वो नहीं दिख रहा है, लोगो नहीं दिख रहा, बट एनीवे खैर। तो सिराजुद्दौला यहाँ पर गद्दी बैठा तो क्या क्या चैलेंजेस थे, पहला मैंने आपको बताया कि वो यंग है, वो एनर्जेटिक है, लेकिन वो इनएक्सपीरियंस है और वो इल टेम्पर्ड पर्सन है, इल टेम्परामेंट है उसका बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब सिराजुद्दौला के सामने उसके बहुत सारे राइवल्स हैं जो खुद अब गद्दी पे बैठना चाहते हैं, यानी कि वो सिराजुद्दौला को एलिमिनेट करके वो चाहते हैं कि बंगाल का नवाब वो ही बन जाएं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं या फिर वो लोग जो सिराजुद्दौला के खिलाफ बोल रहे हैं वो भी एक बड़ा चैलेंज होंगे सिराजुद्दौला के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए नवाब ऑफ पुरनिया आप देखोगे, हिज नेम वाज व्हाट, शौकत जंग। तो शौकत जंग और उसकी मां थी जिसका नाम था घसीटी बेगम। सो दे आर बेसिकली क्लेमिंग कि हम बनना चाहते हैं नवाब, ठीक है। तो एक तरह का राइवल्स का क्लेम था नवाब के लिए, ठीक है। तीसरी बात, प्रेजेंस ऑफ ट्रेटर्स। अब बंगाल के अंदर ऐसे बहुत सारे दगाबाज थे, बहुत सारे यहाँ पर ट्रेटर्स थे, मीर जाफर जैसे ट्रेटर्स थे, मीर आदम खान जैसे ट्रेटर्स थे, ठीक है। तो ये सारे ट्रेटर्स थे जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को संभल के रहना चाहिए था, संभल के रहना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद इंटरनल राइवल्स बहुत सारे हैं, यानी कि एक तो आप बाहर के ही अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी रहे हो, लेकिन आपके कोर्ट के अंदर बहुत सारा एक बहुत बड़ा डोमिनेंट ग्रुप था। सिराजुद्दौला के कोर्ट में एक बहुत बड़ा डोमिनेंट ग्रुप था जो उसकी बगावत करता था, यानी कि उसको सपोर्ट नहीं करता था। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे जगत सेठ की, हमारा नाम यहाँ पर आता है स्पेक्ट्रम में ओमनी चंद का, फिर यहाँ पर नाम आता है राय बल्लभ का, राय दुर्लभ का। ये कुछ नाम है जो डोमिनेंट ग्रुप से के लोग थे
जो काफी प्रोमिनेंट थे सिराजुद्दौला के कोर्ट में, और वो सिराजुद्दौला के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो एक तो ये बड़ा चैलेंज था कि कैसे इनको हैंडल किया जाए, और फिर उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि अंग्रेजों की एक एवर ग्रोइंग कॉमर्शियल एक्टिविटी बढ़ती जा रही थी, वो कॉमर्स में अपने आप को यहाँ पर एडवांस करते जा रहे थे, और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा चैलेंज था। इसके अलावा एक छोटा सा चैलेंज और दे रखा है, छोटा क्या मतलब थोड़ा मुझे लगता है कम्युनल टाइप का चैलेंज है, बट यस आपके स्पेक्ट्रम में दिया है कि एक हिंदू पॉपुलेशन थी जो बेसिकली क्या कर रही थी, वो भी अपोज कर रही थी सिराजुद्दौला को। ठीक है, तो ये सिराजुद्दौला के सामने यहाँ पर चैलेंजेस थे, जब वो गद्दी बैठा तो ये चैलेंजेस वो फेस करता है। तो सिराजुद्दौला अब यहाँ पर डेफिनेट सी बात है कि ये सारी चीजें होते देखकर वो इनसिक्योर हो गया कि भाई मेरे के खिलाफ आवाज उठ रही है, मेरे खिलाफ राइवल्स खड़े हुए हैं, मेरे कोर्ट के लोग मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हैं, अंग्रेजों की यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से सिराजुद्दौला इनसिक्योर हो गया, और इनसिक्योर जब कोई इंसान होता है तो आपको समझना पड़ेगा कि जब आप इनसिक्योर होते हो ना, तो आप बहुत ही इमेच्योर स्टेप्स लेते हो, और यही गलती यहाँ पर सिराजुद्दौला ने करी। ही वॉज इनसिक्योर। आप जब भी इनसिक्योर होगे ना, आप ऐसे स्टेप्स लेते हो, आप बस एंजाइटी आपको बहुत होती है ना, और एंजाइटी में आप ऐसे स्टेप्स ले जाते हो जो कि कहीं ना कहीं भूल चूक कर जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा ठंडे दिमाग से डिसीजन लेने चाहिए। लेकिन सिराजुद्दौला ने यही गलती करी, शायद उसको ये बात नहीं पता थी, उसने इस चीज़ की सीख नहीं ली थी। सिराजुद्दौला वॉज इनसिक्योर कि उसकी गद्दी ना चले जाए, और उसने यहाँ पर क्या स्टेप्स लिया। पहला, जो शौकत जंग था, जो एक राइवल था, जो घसीटी बेगम का लड़का जो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, उसकी गद्दी हड़पना चाहता था, उसको यहाँ पर सिराजुद्दौला ने मार दिया, डिफीट किया पहले तो, और फिर उसको मार दिया। फिर उसके बाद डाइवर्स्टेड घसीटी बेगम की जो भी पावर्स थी, उससे घसीटी बेगम की पावर्स को खत्म कर दिया, मतलब पावर्स ऑफ द घसीटी बेगम टोटली एलिमिनेट कर दी। तो जो राइवल यहाँ पर था उसको एलिमिनेट कर दिया। सी, डिसमिस्ड मीर जाफर। अब मीर जाफर यहाँ पर था, उसकी जगह मीर जाफर की जगह मीर मदान को यहाँ पर अपॉइंट कर दिया अपनी इन द प्लेस ऑफ मीर जाफर। तो जाहिर सी बात है कि अब सिराजुद्दौला एक ऐसी तरह से एक्ट कर रहा है जो कि डेफिनेट सी बात है अंग्रेजों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मीर जाफर इज अ पर्सन जो बहुत बड़ा धोखेबाज और ट्रेटर है, और वो अंग्रेजों की तरफ से यहाँ पर कोर्ट के अंदर मौजूद था। और जब यहाँ पर मीर जाफर को डिसमिस कर दिया सिराजुद्दौला ने, और उसकी जगह मीर मदन को रख दिया, तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों को इस बात को अंग्रेज पसंद नहीं करेंगे। देन उसके बाद आप देखोगे एक ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर मोहन लाल को अपॉइंट किया गया, जो एक कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेटर था, उसको ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर यहां पर अपॉइंट कर दिया गया। एंड लास्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, दैट सिराज हिमसेल्फ स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ प्राइम मिनिस्टर। आप नोट निकाल लीजिएगा, ये एक्टेड लिखा है लाइक प्राइम मिनिस्टर, यानी कि वो खुद एक प्राइम मिनिस्टर, यानी कि खुद एक ऐसे डिसीजन ले रहा था। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं आ रही होगी कि भाई नवाब ऑफ बंगाल तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे हमसे कुछ इसका वही ना हो, और अपने आप को बहुत सुप्रीम समझ रहा है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम्स यहाँ पर इंक्रीज होती चली जा रही थी। तो बैटल ऑफ प्लासी जब अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, 1757 में हुई, ठीक है, तो यहां पर आपको तीन चीजें ध्यान रखिएगा, एक है रिफ्ट, एक है स्ट्रगल, और फिर है ब्लास्ट। यानी कि अंग्रेज और नवाब और सिराज के बीच में एक रिफ्ट होना शुरू हो गया। जब भी आप देखोगे किसी के बीच में लड़ाई होती है, कुछ हो जाता है, कुछ एक एक्टिविटी होती है, तो आप उसके फेजेस को कभी आप एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा यहां पर ना रिफ्ट क्रिएट हो गया था मेरे और उसके बीच में, दिस वॉज द इंसिडेंट। ये मौका था जब मेरी और उसके बीच में खटास आ गई थी, देयर वाज अ रिफ्ट। और वो रिफ्ट जो है फिर क्या होती है, वो रिफ्ट एक्सटेंड हो जाती है, वो रिफ्ट होती है स्ट्रगल में कन्वर्ट। फिर आप दोनों आपस में कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे होते हो जो स्ट्रगल शुरू हो जाती है, एंड देन स्ट्रगल इतने लेवल पे हाई पहुंच जाएगी कि अल्टीमेटली इट विल बी अ ब्लास्ट। और फिर ब्लास्ट था बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी तक कैसे पहुंचे, व्हाट वाज द रिफ्ट, देन व्हाट वाज द स्ट्रगल, एंड देन हाउ इट लेड टू द बैटल ऑफ प्लासी, कैसे ब्लास्ट हुआ, इसको यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए, जब मैं रिफ्ट की बात करूंगा तो यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझने हैं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स यहाँ पर दे दिए गए थे, ठीक है, जो ट्रेडिंग राइट्स यहाँ पर ट्रेडिंग प्रिविलेजेस जो कंपनी को मिले थे, उसका कंपनी बहुत बुरी तरह से रैम्पेंट मिसयूज कर रहा था। कंपनी उस ट्रेडिंग राइट्स का बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही थी, एंड दिस वाज द प्रॉब्लम फॉर सिराजुद्दौला, राइट, कि हमने आपको जो ट्रेडिंग राइट्स दी हैं आप उसका मिसयूज कर रहे हो, आप कंपनी के रेवेन्यू को लॉस पहुंचा रहे हो, एंड दिस वाज द पेन फॉर सिराजुद्दौला। नंबर टू, इंग्लिश जो है उसने क्या किया, कैलकाटा को फोर्टिफाई कर दिया, किलाबंदी कर दी, वो भी नवाब के परमिशन के बिना। तो जाहिर सी बात है नवाब सोचेगा भाई क्या मतलब है, क्यों आपने मेरी बिना, मतलब आप मेरे को ओवर पावर कर रहे हो, आप मुझसे पूछ ही नहीं रहे हो, मैं नवाब हूं भाई, मेरे को पूछो और तब आप करो, और आपने बिना पूछे कैलकाटा की आपने फोर्टिफिकेशन कर दिया। क्यों किया, इंटेंट जो है अंग्रेजों के इंटेंट के ऊपर सिराजुद्दौला डाउट कर रहा था। एंड देन उसके बाद एक पॉलिटिकल फ्यूजिटिव था, कौन, जिसका नाम था कृष्णादास। मतलब पॉलिटिकल फ्यूजिटिव मतलब एक तरह का समझ लो व्यक्ति जो नवाब के एकदम समझ लो अगेंस्ट है, या नवाब के बिना पूछे क्या हुआ था वो पूरा ट्रेजर लेके भाग गया था, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को जो नवाब के ट्रेजर को लेके भाग गया बिना नवाब से पूछे, बिना नवाब से परमिशन लिए, उसको कंपनी ने अजालम दे रखा है।
तो जाहिर सी बात है कि कंपनी का यहाँ पर सिराजुद्दौला का कोई दुश्मन है और उस दुश्मन को अगर आप असाइलम दे दोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके खिलाफ भी यहाँ पर मोर्चा खुल जाएगा। तो जब ये सब चीज़ें हुई तो कंपनी यहाँ पर बहुत प्रिटी श्योर हो गई कि भाई अब सिराजुद्दौला हो सकता हो कि हमारे ट्रेडिंग राइट्स को या ट्रेडिंग प्रिविलेजेस को कम कर देगा, है ना। वो इस बात को उम्मीद कर रहे थे। और यहाँ पर फिर क्या हुआ, यही हुआ इसके बाद स्ट्रगल में आपको यहाँ पर मैं दो चीज़ें बताऊंगा याद करने के लिए। सिंपल यहाँ पर दिया गया है कि कंपनी को एज एक्सपेक्टेड था कि सिराज कुछ तो करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है रिफ्ट हो रही है, तो कुछ तो सिराज करेगा। और सिराज ने क्या किया, सिराज ने फिर उसके बाद अटैक कर दिया और सीज कर लिया इंग्लिश के फोर्ट को जो कलकत्ता में था, जो आप देख रहे थे इसका भी चल रहा था। तो यहां पर सिराज ने क्या किया, इंग्लिश के ऊपर अटैक करके कलकत्ता के फोर्ट को सीज कर लिया एंड गेव इट टू अ सिविलियन ऑफिसर मानिकचंद। और इसी फोर्ट को फिर उसने एक सिविलियन ऑफिसर को, भाई आपने एक तगड़ा किला का यहां पर फोर्ट विलियम को कैप्चर किया तो एक मिलिट्री ऑफिसर को देते, लेकिन एक सिविलियन ऑफिसर मानिकचंद को दे दिया। ठीक है, नाउ दिस ये स्ट्रगल है कि भाई रिफ्ट बन चुका है। अब आपने रिफ्ट में क्या होता है कि समथिंग इज हैपनिंग। नाउ स्ट्रगल इज व्हाट, कि अब आप कुछ चीजें स्टेप्स ले रहे हो। तो स्टेप उसने क्या लिया, उसने अटैक कर दिया। अब ये लड़ाई नहीं है, दिस इज नॉट अ ब्लास्ट, बट एक अटैक हो गया है, एक स्ट्रगल शुरू हो गई है ना। और मानिकचंद को उसने यहाँ पर ये फोर्ट दे दिया। ऐसे सिचुएशन में रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया, साउथ में थे भाई साहब वो, है ना, वहां पर साउथ में थे एंड ही वाज डीलिंग विद द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। याद करो मैंने आपको बताया था थर्ड एंग्लो फ्रेंच राइवलरी में यही हुआ था, है ना। ड्यूप्ले को भगा दिया रॉबर्ट क्लाइव टेकिंग द मोर्चा और फिर पूरे फ्रांस को यहाँ पर उसने फ्रेंच का टोटल एलिमिनेशन किया। तो ऐसे में रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया साउथ से कि भैया आइए बंगाल में देखिए बड़ा हालत खराब हो रही है। रॉबर्ट क्लाइव कम टू द पिक्चर टू हैंडल द सिचुएशन। और जब रॉबर्ट क्लाइव पहुंचता है बंगाल तो ही टेक्स 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। पहला स्टेप क्या था कि उसने इस ऑफिसर मानिकचंद को ब्राइब कर दिया, यानी कि उसको अपने साथ मिला लिया। दूसरी बात, उसने सिराजुद्दौला को डिफेमेशन किया, डिफेम्ड सिराज ऑन ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब मैं आपको ये पॉइंट थोड़ा समझाना चाहता हूं, अभी मैंने यहां पर इस पॉइंट को नहीं बोला था, तब ये पॉइंट आया ही नहीं है, यहीं पर देख लीजिए। डिफेम्ड सिराजुद्दौला ऑन ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब एक ये बड़ी चीज सिराजुद्दौला की प्रोपेगेट करी जाती है कि सिराजुद्दौला ने क्या किया, 146 लोगों को जो है अंग्रेजों को पकड़ लिया, एक कमरे में उसको बंद कर दिया उन लोगों को, और वो सफोकेशन से मर गए, है ना। 123 समथिंग जो लोग जो है, वॉट एवर इट इज द एग्जैक्ट नंबर, आई एम नॉट वेरी मच वरीड अबाउट इट, वो नंबर्स हैं। लेकिन ब्लैक होल ट्रेजेडी वाज दिस कि सिराजुद्दौला, ऐसा कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने 146 कुछ अंग्रेजों को पकड़ के और फिर उनको बंद कमरे में डाल दिया और वो सफोकेट घुटन से मर गए। बट इस थ्योरी को हिस्टोरियंस ज्यादा प्रूव नहीं कर पाए कि ऐसा कहीं कुछ मिला कि नहीं मिला। बट यहां पर रॉबर्ट क्लाइव ने ये डिफेमेशन किया, सिराजुद्दौला को डिफेम किया कि देख रहा हो भैया विनोद क्या कर रहा है ये, तो ये चीज है। देन कन्विंस द ट्रेटर्स ऑफ फॉर बिग रिवॉर्ड्स। तो यहां पर कन्विंस क्या किया, अब ये जो जगत सेठ थे, ये जो आपके ओमनी चंद थे, मीर जाफर हैं, अब ये लोग तैयार बैठे हैं, है ना, ये तो वैसे ही ट्रेटर्स हैं, ये तो वैसे ही राइवल हैं सिराजुद्दौला के। रॉबर्ट क्लाइव को पता थी कि भैया ये लोग जो हैं ये सिराजुद्दौला के खिलाफ हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और उसने इंटरनली सिराजुद्दौला को तोड़ना शुरू कर दिया। उसने इन सारे ट्रेटर्स को अपने साथ मिलाया एंड देन फाइनली यहां पर आप देखोगे तो अटैक हुआ एंड देन बैटल ऑफ प्लासी, दिस वाज द ब्लास्ट। और ब्लास्ट में पहले ही हार जो है सिराजुद्दौला की लिख दी गई थी। लड़ाई होने से पहले ही लड़ाई का जो रिजल्ट था वो लिख दिया गया था बिकॉज ऑफ द ये जो आपकी यहाँ पर जिस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी हुई थी, क्योंकि जब सिराजुद्दौला के लोग ही उसके साथ नहीं थे तो लड़ाई कैसी। इसलिए कहा जाता है कभी कभी कि बैटल ऑफ प्लासी वाज लाइक अ बिट्रेयल, एक धोखा था सिराजुद्दौला के साथ जो उसके साथ हुआ था, है ना। और उसमें कई सारे ट्रेटर्स थे, मीर जाफर जैसे ट्रेटर थे, है ना, इस प्रकार के। देन तो सो द इंग्लिश विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी जो कि जून 23, 1757 को लड़ी गई, वाज डिसाइडेड बिफोर द बैटल वाज इवन फॉट। लड़ाई लड़ने से पहले ही जो जजमेंट था वो ऑलरेडी आ चुका था ड्यू टू द कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है वो कॉन्स्पिरेसी रची जा चुकी थी। 50,000 स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, 50,000 लोग थे सिराजुद्दौला की आर्मी में, लेकिन एक छोटा सा जो यहाँ पर प्रिटी हैंडफुल ऑफ पीपल ऑफ क्लाइव की फोर्सेस हरा देती हैं 50,000 की फोर्सेस को जो कि सिराजुद्दौला की थी। एंड सिंपल रीजन इज कि उनके तरफ मतलब सिराजुद्दौला के कैंप में कॉन्स्पिरेसी रची हुई थी, इंटरनली लोग वहां टूट चुके थे और सिराजुद्दौला को किसी भी तरह से यहाँ पर चांस ही नहीं था कि वो यहाँ जीत पाता। यही कहा जाता है कि हैड मीर जाफर नॉट बिट्रेड सिराजुद्दौला तो शायद आज इतिहास कुछ और हो सकता था। ये अगर मीर जाफर ने ये धोखा नहीं दिया होता, ये बिट्रेयल नहीं किया होता सिराजुद्दौला से, तो शायद सिनेरियो कुछ और भी हो सकता था। ठीक है, सो सिराज वाज कैप्चर्ड, सिराज को कैप्चर कर लिया गया एंड फाइनली वाज मर्डर्ड बाय द ऑर्डर ऑफ मीर जाफर के लड़का जो है मिरान के उस पे इसको मर्डर कर दिया गया। ठीक है, यहां पर भी कॉन्स्पिरेसी हुई थी। मीर जाफर एक्चुअली देखोगे तो ही एक्चुअली उसने राजी करवा लिया सिराजुद्दौला को कि दैट यू लीव द बैटलफील्ड, तुम बैटलफील्ड छोड़ो, भागो यहां से।
और जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसको यहाँ पर मार दिया गया। ठीक है, सो इंग्लिश वर्चुअली मोनोपोलाइज्ड इस बैटल के बाद 1757 के बाद इंग्लिश ने वर्चुअली आप देखोगे तो पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स जो बंगाल का था उस पर अपना कंट्रोल जो है अंग्रेजों ने यहाँ पर बना लिया था। तो दिस वाज द बैटल ऑफ प्लासी। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बैटल ऑफ प्लासी का यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है। ये लड़ाई तो हमने देख ली, लेकिन इसके कुछ सिग्निफिकेंस है जो आपको पॉइंट्स में यहाँ पर याद होने चाहिए। किताब के अंदर सारा पैराग्राफ वाइज दिया गया। देखो, पहला चीज तो यही है कि इस लड़ाई के साथ जो पहला आपको सिग्निफिकेंस यहाँ पर आउटकम देखने को मिलेगा वो ये कि नवाब ऑफ बंगाल मीर जाफर बन गया एज प्रॉमिस्ड। मीर जाफर को प्रॉमिस किया गया था तो हमारे साइड आ जाओ, तुमको नवाब बना देंगे। तो मीर जाफर आफ्टर द विक्ट्री मीर जाफर को यहाँ पर बंगाल का नवाब बना दिया गया। यानी कि सिराजुद्दौला का जब टेन्योर खत्म हुआ तो उसके बाद अब नाउ मीर जाफर इज ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल, राइट। दूसरी बात यहाँ पर क्या कि कंपनी जो है उसकी जो आप देखोगे कंपनी बेसिकली बिकेम व्हाट पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल मेकर, या मैं कहूँगा किंग मेकर, नॉट पॉलिटिकल मेकर। कंपनी जो है एक तरह से किंग मेकर बन गई थी। यानी कि कंपनी जो है वो भले ही यहाँ पर अब कंट्रोल कर रही है बंगाल को, लेकिन जो नवाब बने हुए हैं, नवाब आर नथिंग बट अ पपेट। नवाब सिंपली आप देखोगे तो पपेट्स हैं इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। तो इसलिए कंपनी को किंग मेकर बोला गया। कंपनी राजा बना रही थी, खुद राजा नहीं बन रही थी, कंपनी राजा बना रही थी। और ऐसे राजा जो इनके उंगलियों पे नाचेंगे, उनके उंगलियों पे, इनके इशारों पे नाचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ। ये गेव अब क्या किया, मीर जाफर को नवाब बनाया तो मीर जाफर ने क्या किया, मीर जाफर गिव लार्ज सम ऑफ मनी प्लस द जमींदारी ऑफ 24 परगनाज टू द इंग्लिश को 24 परगनाज, 24 विलेजेस की 24 परगनाज की जमींदारी दे दी गई। ठीक है, और साथ में बहुत सारा पैसा जो है वो मीर जाफर ने जो है वो दिया किसको, वो दिया अंग्रेजों को। तो मीर जाफर तो हर चीज लौटा रहे थे क्योंकि उनको बंगाली गद्दी बैठना था और बंगाली गद्दी बैठ गया था, राइट। देन द बैटल स्टैब्लिश्ड मिलिट्री सुप्रीमेसी। ये भी तय बात हो गई इस बैटल के बाद, बैटल ऑफ प्लासी के बाद, कि मिलिट्री सुप्रीमेसी जो है वो अंग्रेजों की है बंगाल के अंदर, है ना। और जो इनके मेन राइवल्स थे फ्रेंच, वो भी अब तक खत्म हो गए थे, है ना। ये भी हमने देखा था कि 1760 में थर्ड एंग्लो कर्नाटक वॉर हो जाएगी, यानी बैटल ऑफ वांडी वॉश हो जाएगी, और बैटल ऑफ वांडी वॉश से भी फ्रेंच टोटली वॉश हो जाएंगे। तो यहाँ एक तरह से समझ में आ रहा है कि जो मेन राइवल थे फ्रेंच के, वो भी आप कहीं ना कहीं 1757 के कुछ टाइम के बाद ही वो भी खत्म हो गए थे। They obtained a grant of territories for the maintenance of properly equipped military force and their prestige increased manifold। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी यही हुआ, है ना। They obtained a grant of territories, तो यहाँ पर अंग्रेजों को कुछ टेरिटरीज यहाँ पर ग्रांट की तरह मिल गई। ऐसा लगा कि ग्रांट की तरह, भाई वो तो उनका ही राजा बैठा हुआ है ना, नवाब तो नहीं का है, जो चाहे वो करवा ले। तो दे ऑब्टेन्ड ग्रांट ऑफ टेरिटरीज, और वो टेरिटरीज से क्या हो रहा है, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टीज। तो मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपरली इक्विप्ड मिलिट्री, तो जो मिलिट्री है ना, मिलिट्री फोर्स, उसको यहाँ मेंटेन किया जा रहा है इन टेरिटरीज के जो भी रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, ये चीज। बट देयर वाज नो अपेरेंट चेंज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है, कोई अपेरेंट चेंज नहीं था इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि नवाब ऑफ बंगाल अभी भी यहाँ पर रूल करेगा और वही हो रहा था, बट मियरली वो पपेट हो गया था। ठीक है, तो देयर वाज नो अपेरेंट चेंज, कोई नहीं था। अभी भी नवाब रूल कर रहा है, था पहले भी नवाब रूल कर रहा है, अभी भी करेगा। दो सुप्रीम कंट्रोल जो है ऑफ अफेयर्स पास टू रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के पास चला गया, ऑन हुज सपोर्ट द न्यू नवाब मीर जाफर वाज एंटायरली डिपेंडेंट फॉर मेंटेनिंग हिज न्यूली एक्वायर्ड पोजीशंस। तो मीर जाफर जो है अब वो टोटली डिपेंडेंट था रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर। सॉवरेनिटी ऑफ द इंग्लिश ओवर कैलकाटा वाज रिकॉग्नाइज्ड, और ये मान लिया गया कैलकाटा जो है वो अंग्रेजों के अधीन आ चुका है, राइट। तो मीर जाफर के बाद गद्दी बैठेगा मीर कासिम, लेकिन मीर कासिम गद्दी पे आया क्यों, इसको समझना पड़ेगा कि मीर जाफर जो है ना वो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था विद द इंटरफेरेंस ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव यार हर चीज में यहाँ पर अड़ंगा लगाता है, हर चीज में बोलता है, हर चीज में अड़ंगा लगाता है ना। तो मीर जाफर ने क्या किया, उसने कॉन्स्पिरेसी रचना की कोशिश करी डच के साथ मिलकर। बट यहाँ पर मीर जाफर की किस्मत खराब थी कि इससे पहले वो कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया जाता, अंग्रेजों ने डच को ही हरा दिया। बट द डच वर डिफीटेड by and humbled by the English forces at बेदारा in November 1759। अब यहाँ पर मीर जाफर करता भी तो क्या करता, है ना। एक तो आपने यहाँ पर पहले अंग्रेजों का साथ दिया नवाब बनने के लिए, जब नवाब बन गए तो आपके दिमाग भी खराब हो गए, इसलिए कहते हैं ना कि भैया तुम कहेंगे नवाब हो गया। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की जो मिसाल है वो दी जाती है, ठीक है ना। सो जो ट्रेचरी यहाँ पर मीर जाफर ने करी थी, एंड इज फेलियर ऑफ फेल हो गई ट्रेचरी, कॉन्स्पिरेसी पूरी नहीं हुई, टू मेक द पेमेंट्स ड्यू टू द कंपनी अनॉयड द इंग्लिश। अब एक तो ये कि तुमने ट्रेचरी करी, तुमने बगावत करने की कोशिश करी अंग्रेजों के खिलाफ, जिसने तुमको राजा बनाया, तुमने उनके खिलाफ ट्रेचरी करी। एक तो तुमने उनके साथ क्या करी, धोखाधड़ी करी। दूसरी बात ये कि तुम अब पेमेंट नहीं कर रहे हो इंग्लिश को, जो पैसा तुमको देना चाहिए था, हफ्ता भेजना है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज भेजने हैं, पैर छूना है अंग्रेजों के, तो वो आप कर नहीं रहे हो। एंड दिस इज व्हाट वाज अनोइंग द इंग्लिश।
इंग्लिश ने कहा यार ये आदमी ना आप सुन नहीं रहा है हमारी, दैट इज मीर जाफर, और इसीलिए यहाँ पर मीर जाफर को हटाने की बात करी। इसी बीच हटाना कैसे कि मिरान जो था, दैट हु वाज सन ऑफ जाफर, याद है ना, मेरा जो मीर जाफर का लड़का था मिरान, जो मरवा देता है सिराजुद्दौला को, वो मर गया। एंड देयर स्टार्टेड अ फाइट फॉर द नवाबशिप ऑफ बंगाल, बंगाल की नवाबशिप के लिए फिर लड़ाई आ गई, है ना, बिटवीन मीर कासिम द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर। अब सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर यहां पर आ गया, यानी कि दामाद मीर जाफर का मीर कासिम एंड मिरान सन, और मिरान के लड़के के बीच में ये लड़ाई जो है वो छिड़ जाती है। अब जाहिर सी बात है कि मीर कासिम गद्दी बैठना चाहेगा और मीर कासिम को सपोर्ट मिलेगा वांसी टाट का, ठीक है, ये कहानी भी आगे डिस्कस करते हैं। तो वांसी टाट हु वाज द न्यू गवर्नर ऑफ कैलकाटा, अब ये नया गवर्नर था कैलकाटा का वांसी टाट। वांसी टाट कहता है ठीक है मीर कासिम को हम बनाएंगे, वी विल सपोर्ट यू, एग्रीड टू सपोर्ट मीर कासिम आफ्टर अ ट्रीटी, लेकिन तुम्हें ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी। मीर कासिम और कंपनी के बीच में ट्रीटी साइन हुई, वो ट्रीटी 1760 साइन हुई। इस ट्रीटी के तहत मीर कासिम को बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर यस करना पड़ा, जैसे मीर कासिम एग्रीड कि ठीक है भैया, हम कंपनी को ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है बुर्दवान, मिदनापुर, चिटगांग, ये डिस्ट्रिक्ट जो है हम यहाँ पर सीड कर देंगे, दे देंगे कंपनी को। ये हाँ मीर कासिम एग्री कर गया कि ये जो जिले हैं हम कंपनी को दे देंगे। दूसरा, कंपनी वुड गेट हाफ ऑफ द शेयर इन द चुनान ट्रेड ऑफ सिलहट, इसमें भी ट्रेड जो है इसका भी आधा हिस्सा जो पैसा आएगा वो कंपनी को मिलेगा। मीर कासिम एग्रीड टू पे ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो भी बचे कुचे अभी पैसे बचे हुए हैं, यानी बचे कुचा ड्यूज है उनका, वो भी क्या कर देगा, पे ऑफ कर देगा। मीर कासिम ये कर देगा। मीर कासिम प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹5 लाख टुवर्ड्स फाइनेंसिंग द कंपनीज वॉर एफर्ट्स इन सदर्न इंडिया। साउथ इंडिया में जो यहाँ पर लड़ाई चल रही थी, मीर कासिम उस लड़ाई को फाइनेंस करेगा, उसके लिए यहाँ पर जो है 5 लाख रुपए देगा। ये सारी बातें जो है वांसी टाट और इनके बीच में हो रही है, यानी कि ये ट्रीटी साइन हो रही है वांसी टाट और मीर कासिम के बीच में। इट वॉज एग्रीड, मीर कासिम के जो एनिमीज होंगे वेयर द कंपनीज एनिमी, मीर कासिम के जो दुश्मन वो कंपनी के भी दुश्मन, ऐसी बातें बोल दी गई, ठीक है। बट एंड हिज फ्रेंड्स कंपनीज फ्रेंड्स, और जो मीर कासिम के दोस्त होंगे वो कंपनी के भी दोस्त होंगे। इट वॉज एग्रीड दैट द टेनेंट्स ऑफ नवाब्स टेरिटरी वुड नॉट बी अलाउड, इट वॉज एग्रीड दैट टेनेंट्स ऑफ द नवाब्स टेरिटरी वुड नॉट बी अलाउड टू सेटल इन द लैंड्स ऑफ द कंपनी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब कंपनी का कोई भी आदमी हमारे यहाँ नहीं आएगा, नवाब की टेरिटरी में जो है वो कोई दूसरा आदमी नहीं पहुंचेगा, है, इस तरह की बातें हो गई। इट वॉज एग्रीड दैट टेनेंट्स ऑफ द नवाब्स टेरिटरी, जो नवाब की टेरिटरी है, वुड नॉट बी अलाउड टू सेटल इन द लैंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी के लैंड्स में नवाब का कोई आदमी नहीं होगा, नवाब के लैंड में कंपनी का कोई आदमी नहीं होगा, इस तरह की बातें यहां पर हो गई। तो अंडर प्रेशर फ्रॉम द कंपनी मीर जाफर को यहां पर रिजाइन करना पड़ा, मीर जाफर को रिजाइन करना पड़ा। और अब मीर जाफर के बाद मीर कासिम जो है अब वो गद्दी पे बैठ गया। मीर कासिम को गद्दी पे बैठा दिया, लेकिन मीर कासिम में गद्दी में बैठने के बाद 2 ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जिसकी वजह से अंग्रेजों के कान जो है खड़े हो गए। मीर कासिम ने पहला स्टेप ये लिया कि जब वो नवाब बना तो उसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगीर, और दूसरा स्टेप था कि उसने मुंगीर में एक आर्सेनल फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर दिया। अब ये एक बड़ा अलार्मिंग स्टेप्स थे जो मीर कासिम ने लिए, बिकॉज अंग्रेज चाहते थे कि उनको एक पपेट नवाब चाहिए था, लेकिन यहाँ मीर कासिम अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले रहा था, है ना। उसने क्या किया, बिना अंग्रेजों से पूछे उसने कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगीर ट्रांसफर कर दिया, और दूसरा फिर मुंगीर में ही उसने एक फैक्ट्री लगाई आर्म्स की। अब यार अगर तुम नवाब हो और तुम अंडर हो अंग्रेजों के, तो तुम्हें क्यों फैक्ट्री लगाने की जरूरत है, ये बात अंग्रेज सोच रहे थे। इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है, मीर कासिम इज अप टू समथिंग, ठीक है। उसने बहुत सारे फिर इमरजेंसी टैक्स लगाए जिसको खजरी जामा कहा गया, बहुत सारे उसने और भी टैक्सेस यहाँ पर इंपोज किए, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए। नाउ दिस वाज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द ब्रिटिशर्स कि ये अपने आप यहाँ पर डिसीजंस ले रहा है, ठीक है। और इसी उसमें आप देखोगे स्टेप्स क्या लिए मीर कासिम ने, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया मीर कासिम में क्या क्या स्टेप्स थे। जैसे मीर कासिम एबलेस्ट नवाब अमंग द सक्सेसर ऑफ अली वर्दी खान के बाद वन ऑफ द एबलेस्ट नवाब कोई आया था तो मीर कासिम था। उसने कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगीर ट्रांसफर कर दिया। फिर उसने यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी थी, है ना, उसको अपने लोगों के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया, यानी कि वो लोग नहीं होंगे जो अंग्रेज चाहेंगे। उसने कहा कि जो लोग मुझे चाहिए ब्यूरोक्रेसी में मैं उनको लेके आऊंगा, रिकॉग्नाइजिंग द ब्यूरोक्रेसी विद द मैन ऑफ हिज ओन चॉइस। अब सोचो आप, नवाब कितना इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहा है। एंड रीमॉडलिंग द आर्मी, और आर्मी को भी रीमॉडल कर रहा है, ठीक है, ताकि उनकी स्किल और एफिशिएंसी बढ़े। ऑल दीज थिंग्स क्रिएटेड सम सॉर्ट ऑफ दिमाग में कुछ चलने लगा अंग्रेजों के, भाई ये तो कुछ अलग ही चीज हो रही है ना। एंड दिस इज व्हाई यू सी कि अब यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर की तरफ हम बढ़ने लग गए। यहाँ पर हुआ ये कि भाई जो मीर कासिम था, मीर कासिम जो है वो जाता है वांसी टाट के पास, और वांसी टाट और मीर कासिम के बीच में एक मुंगीर कन्वेंशन होता है। मुंगीर कन्वेंशन में आप देखोगे तो ये डिसाइड हुआ था, मतलब ये डिसाइड किया गया कि सारा जो राइट टू इशू दस्तक है वो नवाब के पास होगा,
कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है कंपनी और नवाब के बीच में तो वो नवाब ही डिसाइड करेगा, कंपनी को कुछ 9% का टैक्स देना पड़ेगा। अब ये सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो कहीं से भी अंग्रेजों को कटकने वाले नहीं थे। एंड दिस बिकेम द कॉज फॉर द बैटल ऑफ बक्सर ऑल्सो, कि भाई इस तरह के यहाँ पर बातें रखी मीर कासिम ने कि उसको सुनने वाली बात तो थी ही नहीं। ठीक है, तो मीर कासिम बिलीव द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंपनी, बिलाइड द एक्सपेक्टेशंस। कंपनी की एक्सपेक्टेशंस क्या थी, मियर पपेट चाहिए, और मीर कासिम ने उस चीज को बिलाई कर दिया, यानी ठुकरा दिया। ठीक है, मीर कासिम कुड नॉट टॉलरेट दिस ओपन डिफाइंस ऑफ हिज अथॉरिटी बाय राम नारायण। अब राम नारायण जो है उसके सामने मीर कासिम एक्चुअली कह रहा है कि भाई बिहार का जो यहाँ पर डेटा है ना, जो भी बिहार के रिकॉर्ड्स हैं मुझे लाके दो, राम नारायण से बोल रहा है। लेकिन राम नारायण उसकी बात को सुन ही नहीं रहा है, और ये बात मीर कासिम यहाँ पर उटक ही नहीं पाया कि यार मैं नवाब ऑफ बंगाल और बिहार का ये जो है एरिया, इसका ये राम नारायण मेरे को रिकॉर्ड ला के नहीं रहा है। अच्छा, आपको लग रहा होगा यार बिहार अलग है बंगाल अलग है, ये कैसे हो सकता है? देखो उस वक्त का बंगाल जो था ना, वो बिहार भी उसमें इंक्लूड होता था, उसमें बंगाल भी, उसमें ओडिशा भी इंक्लूड होता था, बंगाल तो था ही, ये सब चीजें यहाँ पर इंक्लूड होती थी, इसलिए यहाँ पर बिहार की बात हो रही है। ठीक है, तो मीर कासिम को लगा कि यार राम नारायण मेरी बात ही क्यों नहीं सुन रहा है, नवाब ऑफ बंगाल की बात ठुकराई जा रही है। मिसयूज ऑफ कंपनीज दस्तक, अब कंपनी के दस्तक को मिसयूज कर रहे थे, तो डेफिनेट सी बात है कि उससे लॉस हो रहा था मुगलों को, ठीक है, या भी नवाब बंगाल को। लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू द नवाब, ये सब लॉस हो रहे थे उसको, है ना। लोकल मर्चेंट्स फेस अनइक्वल कंपटीशन, इंपीरियल फरमान टू द इंग्लिश कंपनी, टोल फ्री ट्रेड चल रहा था, ये सब प्रॉब्लम जो है चलती जा रही थी, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब प्रॉब्लम इतनी बढ़ती चली गई कि मीर कासिम को फिर फाइनली जब यहाँ पर बातें नहीं बनी, उसको भागना पड़ गया। वो पहुंचा अवध और वहां पर उसने एक कॉन्फेडरेसी बनाई, और यहाँ पर 3 लोग एक साथ आए। दे मेड अ ट्रिपल अलायंस, द 3 इडियट्स केम टुगेदर, नवाब ऑफ अवध, शुजा-उद-दौला एंड द मुगल एम्परर शाह आलम II, और फिर तीसरा था मीर कासिम। ये 3 इडियट्स एक साथ आए, ये 3 लोग एक साथ आए, एंड दिस they stood up against the English, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए, and this was the battle of बक्सर 1764। कंबाइंड आर्मीज जो हैं वो डिफीट कर दी गई इंग्लिश फोर्सेस के द्वारा अंडर मेजर हेक्टर मुनरो एट बक्सर। 22 अक्टूबर 1764 में ये लोग हार गए। यहाँ पर जो नाम है इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेजर हेक्टर मुनरो इंग्लिश की तरफ से फोर्सेस थे, है ना, ये वही हो गए आपके सेकंड लाइन ऑफ फोर्सेस, है ना, उनकी बात हो रही है। The English campaign against मीर कासिम was short but decisive। तो इंग्लिश कैंपेन जो था मीर कासिम के खिलाफ वो छोटा था, तुरंत काम खत्म हो गया मीर कासिम का, बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन डिसाइसिव था। ठीक है ना। नवाब ऑफ बंगाल एंड ऑल्सो द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वर डिफीटेड बाय द इंग्लिश। अब इस लड़ाई की खास बात ये थी कि ना ही सिर्फ बंगाल ऑफ नवाब के साथ साथ आप देखोगे तो मुगल एम्परर भी यहाँ पर डिफीट हो जाता, क्योंकि हमने यहाँ पर यही देखा कि मुगल एम्परर शाह आलम II भी था इस कॉन्फेडरेसी का पार्ट, है ना। ये 3 इडियट्स में यहाँ पर एक तो थे मीर कासिम भाई साहब हमारे, ठीक है, मीर कासिम थे, दूसरा नवाब ऑफ अवध थे शुजा-उद-दौला, और मुगल एम्परर भी था शाह आलम II। और ये 3 लोग यहाँ पर जब लड़ते हैं तो बेसिकली इस लड़ाई में मुगल एम्परर नवाब ऑफ बंगाल तो हारा ही हारा, साथ ही साथ अब बड़ी बात ये थी कि मुगल एम्परर भी हार गया था। तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर अब द एंड तो होना ही होना था। विक्ट्री मेड द इंग्लिश अ ग्रेट पावर इन नॉर्दर्न इंडिया में अंग्रेज बहुत बड़ी पावर उभर के आए। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स थे मिदनापुर, बुर्दवान, चिटगांव, ये सब अंग्रेज को मिल गए, और ड्यूटी फ्री ट्रेड जो है बंगाल में किया जाएगा, एक्सेप्ट बस 2% यहाँ पर ड्यूटी लगेगी अंग्रेजों के ऊपर, सॉल्ट के ऊपर, ठीक है, बाकी सब ड्यूटी फ्री रहे। ठीक है, तो आफ्टर दैट मीर जाफर की डेथ हुई, हिज माइनर सन नजीमुद्दौला यहाँ पर गद्दी बैठा, ठीक है, वॉज अपॉइंटेड नवाब, बट द रियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन द हैंड्स ऑफ नायब सूबेदार ही रही, हु कुड बी अपॉइंटेड और डिसमिस्ड बाय द इंग्लिश। अब यहाँ पर चाहे कोई भी आदमी अपॉइंट करना हो, वो आदमी अपॉइंटेड अंग्रेज ही यहाँ पर करने वाले थे। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर समझ में आ गई। तो ऐसे में आप देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ बक्सर के बाद आप देखिए तो 2 ट्रीटीज उसने यहाँ साइन करी, 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज साइन करी उसने एट इलाहाबाद इन अगस्त 1765। एक ट्रीटी उसने साइन करी विद नवाब ऑफ अवध के साथ, ठीक है, दैट इज शुजा-उद-दौला के साथ, ठीक है, और दूसरा उसने मुगल के एम्परर शाह आलम II के साथ साइन करी, यानी ये वाले ट्रीटी। तो बेसिकली मीर कासिम का तो वैसे ही पत्ता खराब बेकार हो गया था, वो तो वैसे ही भगौड़ा था, वहां से भागा हुआ था, उनके खिलाफ भगाया हुआ था। जो जिनसे जुड़े जाके वो भी एकदम लंका लग गई उनकी, कि नवाब जो शुजा-उद-दौला थे उनको भी ट्रीटी साइन करनी पड़ी, और शाह आलम II जो बैटल ऑफ बक्सर लड़ रहे थे उनको भी करनी पड़ी। और नवाब जो था अवध का शुजा-उद-दौला, उसके साथ क्या साइन हुआ, सरेंडर इलाहाबाद एंड काड़ा टू एम्परर शाह आलम II। ये कहा गया कि भैया ये जो इलाहाबाद है ना, ये आप सरेंडर कर दो शाह आलम II को। पहले चीज तो ये 50 लाख टू द कंपनी एज वॉर इंडेमनिटी, लड़ाई के एवज में 50 लाख रुपए दीजिए। तीसरा, गिव बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस फुल पोजीशन ऑफ हिज एस्टेट।
और बलवंत सिंह को जो है, जो जमींदार है बनारस का, उसको पूरा प्रतिशत दे दो अपने स्टेट का। ये ट्रीटी यहां पर जो है वो शुजाउद्दौला के साथ हुई। शाह आलम टू के साथ क्या एग्री किया शाह आलम टू ने? रेसाइडेड इलाहाबाद, ये जो इसको मिल जाएगा यहां पर शुजाउद्दौला से, तो शाह आलम टू इलाहाबाद में रहेगा, टू बी सीडेड टू हिम बाय द नवाब ऑफ अवध। नवाब ऑफ अवध जो है वो इलाहाबाद दे देगा उसको, और इलाहाबाद में ही शाह आलम टू यहां पर रहेगा अंडर द कंपनीज प्रोटेक्शन, और कंपनी के प्रोटेक्शन के अंडर शाह आलम टू यहां पर रहेगा। ये बात समझ में आ गया। इशू ऑफ फरमान ग्रांटिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर यह कहा शाह आलम टू से कि एक फरमान जारी करो, और जो बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा है, इन सबके दीवानी राइट्स हमको मिलने चाहिए। पैसा कलेक्ट करने का राइट जो है अब यहां पर आ गया था अंग्रेजों के पास, कंपनी के पास आ गया, ठीक है ना। इशू ऑफ फरमान ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन ल्यू ऑफ एन एनुअल पेमेंट ऑफ ₹26 लाख, ठीक है, ये बात यहां पर बोल दी गई थी। इन इशू ऑफ फरमान ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल, दिस इनकी दीवानी दे दिया है टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन ल्यू ऑफ, यानी कि इन एक्सचेंज ऑफ एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख रुपए। तो भाई सोचो, इन जगहों की, इतने बड़े एरियाज की आपको दीवानी मिल रही है, राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू मिल रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कंपनी का जो पावर है इकोनॉमिकली वो काफी स्ट्रांग होती जा रही है। अ प्रोविजन ऑफ ₹53 लाख टू द कंपनी इन रिटर्न फॉर निजामत फंक्शंस। निजामत फंक्शंस भी कंपनी को चले गए, बदले में 53 लाख रुपए, यानी कि मिलिट्री फंक्शंस कंपनी के पास आ गए। एक तरह से सिविल राइट्स, सिविल पावर्स और मिलिट्री पावर्स दोनों ही अब यहां पर कंपनी ने अपने हाथ में ले ली। सिविल पावर 26 लाख रुपए के एवज में ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू राइट्स, और निजामत यानी कि यहां पर मिलिट्री पावर्स एवज इन एवज ऑफ 53 लाख रुपए। ये आपकी दो ट्रीटीज थी जो आपको यहां पता होना चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव ने साइन करी थी, एक बक्सर में जो लड़ाई लड़ रहे थे शुजाउद्दौला के साथ, नवाब ऑफ अवध था वो, और दूसरा शाह आलम टू जो मुगल एम्पायर था उसके साथ भी ट्रीटी यहां पर साइन हुई, और ये ट्रीटी के आपके प्रोविजंस यहां क्लियर हो गए। तो यहां पर हुआ क्या कि क्लाइव ने, समझने वाली बात यह ना कि भाई क्लाइव ने तो हरा दिया था नवाब ऑफ अवध को, तो उसने अवध को कैप्चर क्यों नहीं किया? ये भी तो कर सकता था वो, भाई आपने हरा दिया बैटल में तो आप कैप्चर भी कर सकते थे, कैप्चर क्यों नहीं किया? तो क्लाइव डिड नॉट वांट टू एनेक्स अवध because it would have placed the company under an obligation to protect an extensive land frontier from Afghan and the Maratha invasion. अब क्लाइव इसलिए नहीं करना चाह रहा था एनेक्स अवध को, क्योंकि अगर एनेक्स कर लिया आपने अवध को, तो जाहिर सी बात है जो भी अफगान का इन्वेजन होगा, जो भी मराठों का इन्वेजन होगा, उस इन्वेजन से अवध को बचाने की जिम्मेदारी क्लाइव की हो जाएगी। तो उसने कहा कि नहीं, एनेक्स नहीं किया, खाली रेवेन्यू राइट्स एंड ऑल जो चाहिए वो सब ले लेंगे हम बस, ठीक है। ये सब चीजें हुआ तो ट्रीटी मेड द नवाब अ फर्म फ्रेंड ऑफ द कंपनी। यहां पर नवाब जो था वो एक कंपनी का दोस्त बन गया, है ना, एंड टर्न अवध इनटू अ बफर स्टेट की तरह यहां पर हो गया। बफर स्टेट कि भाई वो हमारा दोस्त है, कभी कुछ अंग्रेजों के ऊपर कुछ चढ़ाई हो रही होगी तो पहले बफर स्टेट यानी अवध के ऊपर होगी, तब तक हमको पता चल जाएगा और हम उतने प्रिपेयर कर लेंगे। ये अंग्रेजों की यहां पर कहानी थी। सिमिलरली क्लाइव्स अरेंजमेंट विद शाह आलम टू जो मुगल एम्परर था was inspired by practical considerations। अब शाह आलम टू के साथ जो कुछ किया वो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे क्या, it made emperor a useful rubber stamp of the company। कंपनी का एक रबर स्टैंप बना दिया शाह आलम टू को कि भैया तुम तो अंगूठा रबर स्टैंप हो, बस खाली मुहर लगाओ बस कि हाँ ये काम ओके, ये काम ओके, हम कर रहे हैं, डोंट टेक टेंशन। बिसाइड्स द एम्परर्स फरमान, अब जो एम्परर का फरमान था यानी कि जो मुगल एम्परर का फरमान आया, लीगलाइज द पॉलिटिकल गेन्स ऑफ द कंपनी इन बंगाल। ये तो हुआ मीर कासिम डिथ्रोन्ड नवाब ऑफ बंगाल, जो मीर कासिम था जो डिथ्रोन हो गया था बंगाल, नवाब बंगाल, स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन एब्जेक्ट मिजरी, वो बड़ा मिजरी में लाइफ बताता है मीर कासिम। ऑन देन ही वॉन्डर्ड एंड डाइड इन 1777। फाइनली आप मीर कासिम का यहां पर भी एंड देखोगे कि ये एंड यहां पर हो जाता है, ठीक है। अब एक और यहां पर टॉपिक है जिसके बाद हम अपनी आज की क्लास एंड करेंगे। डुअल गवर्नमेंट है जिसका एक छोटा सा सिंपल सा मतलब है 1765 से लेकर 1772 तक। अब यहां पर डुअल गवर्नमेंट शुरू हो गई थी। डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास यहां पर रियल मास्टर्स बन चुके थे वो बंगाल के, है ना। कैसे बन चुके थे बंगाल के रियल मास्टर्स कि भैया एक तरफ देखोगे कंपनी के पास क्या थी, दीवानी राइट्स भी थे, है ना। द रूल ऑफ द टू, कंपनी एंड नवाब दो लोग रूल कर रहे थे, इसलिए उसको बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट, है ना। यानी कि कंपनी भी रूल कर रही है, राइट, और नवाब भी रूल कर रहा है। तो बात यह है कि नवाब सामने से रूल कर रहा है, कंपनी बैकएंड से रूल कर रही है, और नाम जो भी कुछ हो रहा है उसमें नाम नवाब का आएगा। कोई भी डिसीजन लिया गया नवाब के नाम में ले रहे हैं, लेकिन डिसीजन कौन करवा रहा है, कंपनी करवा रही है। तो बेसिकली आप देखोगे कि रॉबर्ट क्लाइव ने यहां पर
ये डुअल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके तहत क्या था उसके पास, इन विच बोथ द दीवानी दैट इज द कलेक्टिंग रेवेन्यू राइट्स एंड निजामत यानी कि जो मिलिट्री राइट्स है, पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शंस है, केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ये बात तो इंपॉर्टेंट ही है कि भाई डुअल गवर्नमेंट की जब बात हुई तो भाई उसके पास अब दीवानी राइट्स भी थी, है ना। रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इज द रूल ऑफ द टू, कंपनी एंड द नवाब, दो का रूल चल रहा था इन बंगाल। बंगाल के अंदर डुअल गवर्नमेंट, ये आप देख लो ना, ये डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल चल रही है अभी, ठीक है। नाउ इन विच बोथ दीवानी राइट्स भी उसके पास थे और निजामत राइट्स भी थे। तो कंपनी जो है वो दीवानी राइट्स को एक्सरसाइज कर रही थी एज द दीवान की तरह, और निजामत राइट्स को एक्सरसाइज कर रही थी कैसे, बाय नॉमिनेटिंग डेप्यूटी सूबेदार। तो डेप्यूटी सूबेदार को हम अपॉइंट करेंगे, वो कंपनी इस प्रकार से निजामत राइट्स एक्सरसाइज कर रही है, और कंपनी दीवानी राइट्स यानी रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, तो वो उसके दीवानी राइट्स हो गए, ठीक है। सो कंपनीज एक्वायर्ड द दीवानी फंक्शंस फ्रॉम द एम्परर, एम्परर से उसने दीवानी राइट्स ले लिए, एंड निजामत फंक्शंस उसने यहाँ पर सूबेदार ऑफ बंगाल से ले लिए, क्योंकि हम जिसको अपॉइंट करेंगे, हम बंगाल के सूबेदार को अपॉइंट कर रहे हैं, तो बंगाल के सूबेदार को हमारी सुननी पड़ेगी, और एम्परर जो है उसने हमको दीवानी राइट्स यहाँ पर भेज दिया। ये था यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट जो 1765 से लेकर 1772 तक चली, और इसके साथ यहाँ पर बंगाल में कॉन्क्वेस्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, इसका पहला पोर्शन जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल था वो हमने कवर किया। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे मैसूर और मराठा को भी कवर कर ले, ठीक है, क्योंकि अगेन बड़े बड़े पोर्शंस हैं, तो इसको थोड़ा पार्ट्स में करेंगे तो आपके लिए जल्दी भी हो जाएगा, मतलब आपको समझ में भी आएगा। थोड़े छोटे लेक्चर्स रहेंगे तो आप इजीली कवर भी कर सकते हो, इसको रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके फायदे नुकसान क्या है वो बात आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे द सिस्टम हेल्ड अ ग्रेट एडवांटेज फॉर द कंपनी, अब वही बात आ गई कि भाई इंडिया का जो रूलर है वो सिर्फ मियर पपेट था, और पीछे कंपनी जो है वो सारे काम करवा रही थी, तो सारा बेनिफिट जो है कंपनी के पास था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नवाब की यहाँ पर हो रही थी। गालियां नवाब को पड़ती थी अगर काम खराब होता था, और गालियां भी मतलब अच्छाई भी नवाब को होती थी, तो बेसिकली ये काम था। फॉर द एक्सरसाइज ऑफ दीवानी फंक्शंस, दीवानी फंक्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए कंपनी ने क्या किया, अपॉइंटेड 2 डेप्यूटी दीवान्स। कंपनी के 2 डेप्यूटी डिमांड्स के, जो डेप्यूटी दीवान्स के नाम इंपॉर्टेंट है, एक है यहाँ पर मोहम्मद रजा खान फॉर बंगाल, और राजा सितब रॉय फॉर बिहार, इनको अपॉइंट किया दीवानी फंक्शंस के लिए। और मोहम्मद रजा जो है ऑल्सो एक्टेड एज अ डेप्यूटी निजाम की तरह भी एक्ट कर रहा था, या डेप्यूटी सूबेदार। तो निजामत का फंक्शन और दीवानी फंक्शन के लिए मोहम्मद रजा खान को अपॉइंट किया गया था, साथ में यहाँ पर बंगाल के लिए, और राजा सितब रॉय जो है वो बिहार के लिए। द डुअल सिस्टम लेड टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन, जाहिर सी बात है ये वही सब चीजें हैं, ना नीदर द कंपनी नॉर द नवाब केयर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ना तो नवाब की फिक्रें थी ना कंपनी की फिक्रें थी, बस चल रहा था। और ऐसे में वॉरेन हेस्टिंग्स डिड अवे विद द डुअल सिस्टम इन 1772। फाइनली वॉरेन हेस्टिंग्स जब आएंगे तो वो डुअल सिस्टम को यहाँ पर एंड करेंगे, और अब सारी पावर धीरे धीरे अपने हाथ में लेते चले जाएंगे, ठीक है। सो डुअल सिस्टम लेड टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन एंड प्रूव्ड डिजास्टर्स फॉर द पीपल ऑफ बंगाल, लोगों के लिए बड़ा खतरनाक था, बड़ा डिजास्टर्स था। नीदर द कंपनी नॉर द नवाब केयर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक वेलफेयर, वॉरेन हेस्टिंग्स डिड अवे विद द डुअल सिस्टम। डुअल सिस्टम को यहाँ पर एंड कर दिया गया था, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा आज का फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। इन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, और इसको ऐसे ही पढ़िएगा, आपके लिए इनफ है, समझ में आने का इंपॉर्टेंट बात है ना, ठीक है, समझ में आ जाए बस जल्दी जल्दी। ऐसे भी आपको देखो 1 घंटे 6 मिनट का है, तो उसको 2x पे लगा कर सुन भी लोगे तो भी आप 30-35 मिनट 32 मिनट के अंदर 33 मिनट के अंदर आप इस पूरे लेक्चर को रिवाइज भी कर पाओगे, सुन भी पाओगे, ठीक है। नोट्स आपके पास है, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।